हाँ भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे। 2100 प्रश्न चल रहे थे अपने, और 2100 प्रश्न में से लगभग अपन ने 750 प्रश्न अभी तक कर लिए थे दोस्तों। 2100 प्रश्न अपन ने चल रहे थे, 2100 में से 750 प्रश्न अपन ने कर लिए थे। आज जो चलेंगे अपन 751 से लेकर के 800 तक। और सीरीज कैसी चल रही है भाई अपनी? टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है भाई, एक एक टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। साथ साथ में 50 प्रश्न आ रहे हैं और 50 प्रश्नों के साथ साथ में आना आपके टॉपिक भी साथ साथ में क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो मैं लगभग सारी टॉपिक लेकर के आ गया था। आज जो अपन बात करेंगे दोस्तों वो करेंगे सीसीई के ऊपर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के ऊपर। जितने भी प्रश्न होंगे आपके सारे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से जुड़े हुए होंगे, और 50 प्रश्न होते होते आपके क्या हो जाएगा, ये टॉपिक भी क्लियर। देखिए, अब टॉपिकों के प्रश्न तो यहाँ से कलेक्ट करके रखना। मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई आपको मैं थ्योरी वापस से पढ़ाऊंगा, है ना, सारी सब्जेक्ट भी पढ़ूंगा, मतलब सारी सब्जेक्ट भी पढ़ूंगा, विद्या भी सारी पढ़ूंगा और थ्योरी भी वापस पढ़ूंगा। वो क्लासेस तो आएगी, लेकिन प्रश्न संभाल के रखना। जैसे ही मैंने सीसीई की थ्योरी पढ़ी, वापस यहाँ से प्रश्न नोट कर लेना कि सारे प्रश्न वहां से बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे, तो डबल तैयारी हो जाएगी आपके पास में। 2100 प्रश्न तो ये सेव रह जाएंगे आपके पास में, और उसके बाद में थ्योरी जो है वो भी आपके पास में क्या रह जाएगी, सेव रह जाएगी। थ्योरी भी मैं टॉपिक वाइज करूंगा, अरे मैं सबकी करा दूंगा भाई, रीड फर्स्ट लेवल वालों की भी करूंगा, साइंस मैथ्स वालों को भी करूंगा, और एसएसटी वालों के शिक्षा शास्त्री मुद्दे है ना, वो भी सारे की सारी करवा दूंगा। और समय मिला तो आपके जो साइकोलॉजी की जो लास्ट वाली यूनिट है ना, एनसीएफ 2005, आरटी 2009, क्रियात्मक अनुसंधान वाली, वो भी मैं पढ़ा दूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। वहां से भी 10 या 12 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं, तो वो यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा का सारा मैं थ्योरी के साथ में, क्वेश्चन के साथ में पढ़ा दूंगा। आप केवल और केवल साथ में बने रहिए मेरे। देखिए, आज का पहला प्रश्न बिना वक्त गंवाए, आपको पता है कि मैं 1 घंटे के अंदर अगर 50 प्रश्न करवाने ना तो चलना पड़ेगा भाई। पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न ये रहा, जो शायद मैंने मापन मूल्यांकन के वक्त भी आपसे पूछा होगा कि सर्वप्रथम मूल्यांकन की अवधारणा को किसके द्वारा स्पष्ट किया गया। इन्होंने ये नहीं पूछा है कि मूल्यांकन किसके द्वारा दिया गया है, क्या पूछा है कि सर्वप्रथम, सबसे पहले मूल्यांकन की अवधारणा को किसके द्वारा स्पष्ट किया गया। सबसे पहले किसने बताया था कि आपको मूल्यांकन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, मूल्यांकन की बात किसके द्वारा कही गई थी दोस्तों। ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, मॉरिसन, हर्बर्ट, स्क्रीवेन और ब्लूम। आपको पता है मॉरिसन ने जो दिए थे ना, मॉरिसन ने तो क्या दिया था आपके अंदर, शिक्षण विधियां दी थी, सहायक सामग्री दी थी, है ना, ये शिक्षण विद्या दी थी, सहायक सामग्री दी थी, बोध प्रश्न भी इसके द्वारा दिए गए थे, ग्रह कार्य भी इसके द्वारा दिया गया था, ये दिया था। हर्बर्ट ने दी थी, हर्बर्ट की पंचपदीय थी दोस्तों। आपको पता है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग, ये किसके द्वारा दिए गए, हर्बर्ट के द्वारा दिए गए। ब्लूम ने दिया था मूल्यांकन, और मूल्यांकन के साथ में क्या दिया था आपका, उद्देश्य। ये दोनों किसके द्वारा दिए गए थे, ये दोनों ब्लूम के द्वारा दिए गए थे। लेकिन ये पूछ रहा है कि मूल्यांकन की अवधारणा को सबसे पहले किसने स्पष्ट किया। यदि अवधारणा की स्पष्ट की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले स्पष्ट किया था दोस्तों स्क्रीवेन ने। और इसका सन भी बताया जाता है, कहीं पे आपको बता हुआ मिलेगा दोस्तों 1967, और कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 1969, है ना। दोनों ऑप्शन में कभी भी आएंगे नहीं। यदि दोनों ऑप्शन में आ जाए ना, आप 1967 को ही राइट मानना भाई, 1967 होगा वो क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पे 1969 भी दिया हुआ होता है। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, जब मैं आपको थ्योरी पढ़ूंगा तब बता दूंगा भी 1967 में क्या हुआ था और 1969 में क्या हुआ था। तो सर्वप्रथम मूल्यांकन की अवधारणा को किसके द्वारा स्पष्ट किया गया, आपसे पूछ लेना, तो सही उत्तर हो जाएगा भाई आपका स्क्रीवेन। देखिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो शिक्षा नीति आई थी दोस्तों 1986 शिक्षा नीति आई थी, ये दूसरी शिक्षा नीति थी, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 आई थी, ये दूसरी शिक्षा नीति थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने किस प्रकार के मूल्यांकन की बात की। आपको पता है भाई अभी ना 1986 का भी नया अपडेट आ गया है। ये जो नई शिक्षा नीति आई है ना, ये शिक्षा नीति नई नहीं है, केवल 1986 को अपडेट किया है, यूं समझ लो 1986 को बदल दिया, इसके अंदर संशोधन किया है। तो 1986 की जो 2020 में जो आपकी है ना ये नई शिक्षा नीति, ये नई शिक्षा नीति नहीं है, 1986 का अपडेट है ये। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसीलिए ना टीचर बनना होना तो अभी बन जाना, जब तक ये नई वाला अपडेट नहीं लगे ना, उससे पहले नौकरी लगनी हो तो लग जाना। क्योंकि अभी तक आपको देना पड़ रहा है एक एग्जाम, आपका सिलेक्शन हो रहा है, और जब से ये सिलेक्शन ये लग गई ना शिक्षा नीति, उसके बाद आपको टीचर बनने के लिए 4 से 5 स्टेप क्या करना पड़ेंगे, क्लियर करने पड़ेंगे। और इतनी बड़ी रिस्क है ना, अभी तो क्या जैसे आपको दो साल के लिए ना प्रायोगिक टाइम पे लगाते हैं, प्री टाइम के लिए लगाते हैं, लेकिन परमानेंट हो जाते हो। लेकिन ये नई शिक्षा नीति लागू हो गई और 2 साल के लिए आपको लगा दिया ना, तो फिर यदि आपका अगर परफॉर्मेंस विद्यालय में अच्छा नहीं रहा ना, तो 2 साल बाद आपको वापस बाहर भी निकाल सकते हैं, कोई गारंटी नहीं परमानेंट करेंगे। तो है ना, ये करो और मरो वाली रीट है आपके लिए। तो लगना हो तो बस इसमें लग जाना, और इस बात में नहीं लगे तो मेहनत थोड़ी बढ़ जाएगी आपकी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने किस प्रकार के मूल्यांकन की बात की है दोस्तों,
पूछ रहा है रचनात्मक मूल्यांकन, विकासात्मक मूल्यांकन, दोनों या दोनों नहीं। तो सीसीई के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले जो 1986 आई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, है ना, 2 प्रकार के मूल्यांकन बताए थे। कौन से बताए थे? एक तो बताया था आपका रचनात्मक मूल्यांकन, क्या बताया था दोस्तों? रचनात्मक मूल्यांकन। और दूसरा जो उन्होंने बताया था वो बताया था विकासात्मक मूल्यांकन। यानी कि एक तो आप बच्चे की क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए, और दूसरा जो बालक को मूल्यांकन कैसा लीजिए जिसमें बालक डेवलप हो सके, जिनमें उसका विकास हो सके, शैक्षिक गतिविधि भी आए और शैक्षिक गतिविधि भी आए। तो 2 प्रकार के मूल्यांकन की बात की थी। भारत वालों ने तो नहीं अपनाया था इसको, 1986 में इस बात कह करके भूल गए थे, लेकिन चाइना जैसे कई देश थे ना जिन्होंने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपना लिया था और अपने शिक्षा व्यवस्था को क्या कर दिया, उद्धार कर दिया, बहुत अच्छी हो गया। वो इसी के आधार पर चलते हैं। वो क्या करते हैं, प्राइमरी तक तो बच्चों को कॉमन शिक्षा देते हैं कि जो जनरली वहाँ की जो लैंग्वेज होगी वो सिखा देंगे, व्यवहारिक शिक्षा होगी वो सिखा देंगे। लेकिन जैसे ही उनकी कॉमन शिक्षा पूरी होती ना, यहाँ पे रहते रहते वो बच्चों का एक मूल्यांकन करते थे और अंदाजा लगा देते कि इस बच्चों को मुझे किस फील्ड में भेजना है, इसका इंटरेस्ट क्या और जीवन में क्या कर सकता है। तो प्राइमरी शिक्षा जैसे ही खत्म हुई बच्चों को उसी साइड में धकेला जाता है ताकि वहाँ पे क्या नहीं फैले, बेरोजगारी नहीं फैले। रोजगार के अवसर अध्यापक स्वयं में पैदा कर देते, भाई वही बना देते कि रोजगार क्या होगा। लेकिन अपने विद्यालय को गुरुजी के पास में इतना समय नहीं है तो वो इतना काम करते नहीं। बाकी रचनात्मक और विकासात्मक मूल्यांकन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर तो आपका सीसीई निकला था। तो 1986 ने ये दोनों प्रकार के मूल्यांकन बताए थे भाई। कितने प्रकार के? रचनात्मक मूल्यांकन की भी बात की थी और विकासात्मक मूल्यांकन की भी बात की थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखना 1986 ने किस किस मूल्यांकन की बात की थी? रचनात्मक मूल्यांकन, उसके बाद में की थी आपके विकासात्मक मूल्यांकन। यहीं से आपका सीसीई निकला और उसी के आधार पर अगला प्रश्न भी है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मूल्यांकन में सतत एवं व्यापक शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया? ध्यान रखना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दिया नहीं गया है। मूल्यांकन के अंदर 2 शब्द जोड़े गए, सतत एवं व्यापक। मूल्यांकन तो वही दिया था जो 1986 ने दिया था, रचनात्मक और विकासात्मक। इसी को चेंज करते हुए ना 2 शब्द जोड़े गए। एक का तो नाम था भाई सतत, एक का नाम था आपका व्यापक। सतत का मतलब आप समझते हो, सतत का मतलब निरंतर होता है। सतत का मतलब क्या हो जाएगा? निरंतर। व्यापक का मतलब दोनों गतिविधियों का मूल्यांकन एक साथ में लो, शैक्षिक गतिविधियों का भी लो और साथ में शैक्षिक गतिविधियों का भी लो। ये आपका व्यापक मूल्यांकन कहलाएगा दोस्तों। तो ये कह रहा है मूल्यांकन में सतत एवं व्यापक शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया? कोठारी आयोग, आरटी 2009, राधाकृष्ण समिति या एनसीएफ 2005। तो कोठारी आयोग का भी कोई नहीं, आरटी 2009 भी नहीं दोस्तों, राधाकृष्ण समिति भी नहीं। इसका सही उत्तर होगा एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 आया था, उसने मूल्यांकन के अंदर 2 शब्द जोड़ दिया कि मूल्यांकन जो होना चाहिए एक तो सतत होना चाहिए और व्यापक होना चाहिए। यानी कि बच्चा जिस दिन विद्यालय आएगा और जब तक वो विद्यालय में रहेगा, एडमिशन लेने से स्थानांतरण प्रमाण पत्र तक जितनी भी क्रियाएं करता है, प्रतिपल की क्रिया का आपको क्या करना है भाई? मूल्यांकन करना है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी एनसीएफ 2005 ने। तो याद ना, मूल्यांकन में सतत एवं व्यापक शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया एनसीएफ 2005। ये केवल शब्द जोड़ करके भूल गया था, इसके आगे उन्होंने कोई क्रिया नहीं की दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ देखिए, सीसीई के प्रारूप की घोषणा किसके द्वारा की गई? देखिए सबसे पहले रचनात्मक विकासात्मक मूल्यांकन की बात कह दी थी, उसके बाद में सतत और व्यापक शब्द किसने जोड़ दिया था? एनसीएफ 2005 ने। वो भी जोड़ करके भूल गया था ना, उसको कुछ पता नहीं भाई, उस जोड़ करके भूल गया था कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना है। लेकिन उसके बाद में ना 2 संस्थाएं ऐसी थी ना जिनका मन हुआ कि नहीं वास्तविकता में इस सीसीई को ना अप्लाई करना चाहिए, ये अच्छी चीज है। तो ये कह रहा है सीसीई के प्रारूप की घोषणा किसके द्वारा दी गई? तो 2 संस्थाएं थी। एक संस्था का नाम था आपके भारत एवं मानव संसाधन मंत्रालय, जिसको हाल ही में हटा करके शिक्षा मंत्रालय के अंदर जोड़ दिया गया है। पहले यही थी, तो आपको यही याद रखना है, भारत एवं मानव संसाधन मंत्रालय। दूसरी थी आपकी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे आप सीबीएसई कहते हो। इन दोनों संस्थाओं ने एक साथ मिलकर के ना इसके प्रारूप की घोषणा की कि ये सीसीई है, इसका प्रारूप कैसा होगा, किस तरीके से सीसीई के द्वारा अध्ययन कराया जाएगा और किस तरीके से सीसीई के माध्यम से मूल्यांकन लिया जाएगा। ये किन 2 संस्थाओं के द्वारा किया गया है? तो दोनों संस्थाओं का नाम याद रखना, भारत एवं मानव संसाधन मंत्रालय, और एक का नाम है भाई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये जो नई दिल्ली में स्थित है भाई। इन दोनों ने मिलकर के इसके प्रारूप की घोषणा की। किसकी घोषणा की? प्रारूप की घोषणा की। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है सीसीई के प्रारूप की घोषणा की गई। प्रारूप की घोषणा किसके द्वारा दी गई है? तो भारत एवं मानव संसाधन मंत्रालय, और दूसरे का क्या नाम है आपके? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दोनों के द्वारा दी गई। लेकिन ये पूछ रहा है प्रारूप की घोषणा कब की गई? तारीख पूछ ली इसने, 20 सितंबर 2009, 29 सितंबर 2009, अक्टूबर 2009 या 12 नवंबर 2009। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं ना, 20 सितंबर 2009 सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 20 सितंबर 2009 को भारत एवं मानव संसाधन मंत्रालय एवं इसके साथ में कौन था? एक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इस केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोनों ने संयुक्त तत्वाधान में 20 सितंबर 2009 को इस सीसीई के प्रारूप की क्या कर दी? घोषणा कर दी दोस्तों। अक्टूबर 2009 में तो इसका पहला ट्रेनिंग सेंटर खोला गया था, पहला प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया था अक्टूबर के अंदर। तो घोषणा जो की थी कब की थी? 20 सितंबर 2009 को की थी दोस्तों। और आपको पूछ ले कि पहला प्रशिक्षण केंद्र कब खोला गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके अक्टूबर 2009। ये रहा आपका अगला प्रश्न।
सीसीई का प्रथम प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? ये पूछ रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो पहला ट्रेनिंग सेंटर खोला गया था, पहला सीसीई का प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था, वो कहां खोला गया था? पहला ऑप्शन दे रखा है आपके अंदर गुजरात, दूसरा दे रखा है राजस्थान, फिर दे रखा है दिल्ली, फिर दे रखा है कर्नाटक। तो ये सीसीई का कब खोला गया? तो याद रखना भाई अक्टूबर 2009 को। कब खोला गया है? अक्टूबर 2009 को, है ना। प्रारूप की घोषणा की थी 20 सितंबर 2009। जैसे प्रारूप की घोषणा हुई अगले ही महीने पहला ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया था। तो कहां खोला गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई आपके गुजरात में खोला गया है दोस्तों। कहां खोला गया है? गुजरात में। और आपको प्रॉपर जगह भी पूछ ले गुजरात में किस जगह पे खोला गया है, तो उस जगह का नाम है पंचमूला। उस स्थान का क्या नाम है दोस्तों? पंचमूला स्थान पर है ना पहला सीसीई का प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था, जहां पे टीचरों को ट्रेंड किया जाता था कि आपको किस प्रकार से ना इसकी शिक्षा देनी और किस प्रकार से सीसीई का मूल्यांकन करना है। यहां पे जो आपका उत्तर सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका ए सही हो जाएगा भाई। ये रहा आपका अगला प्रश्न। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीसीई लगाना भूल गए ना, सीसीई कब लागू किया गया? ये पूछ रहा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीसीई, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अपने विद्यालयों के अंदर इस सीसीई को कब लागू किया गया? 2009 में, 2009-10 में, 2011-12 में या 2010 में? दोस्तों मैं आपको पहले बताऊं ना, प्रारूप की घोषणा कब की थी इन्होंने? 20 सितंबर 2009 को कर दी थी। अक्टूबर में इन्होंने क्या कर दिया था? इसका प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया था। तभी क्या चल रहा था? 2009 चल रहा था। अब ये पूरा कब खोला? तो सत्र की बात चल रही है। तो अक्टूबर के अंदर इन्होंने प्रशिक्षण शुरू कर दिया, तो 2 या 3 महीने के अंदर ट्रेनिंग हो गई थी। और इसी सत्र में 2009, अब देखिए 2009 कब आ रहा है? जुलाई के बाद आ रहा है ना। तो आपका जो सत्र चलता है वो कैसे चलता है? जुलाई से अप्रैल तक चलता है। कैसे चलता है आपका सत्र? जुलाई से लेकर के अप्रैल तक चलता है। अब अक्टूबर जुलाई के बाद वाला है, मतलब सत्र अभी स्टार्ट हुआ है, तो इसके आगे आने वाला सत्र कौन सा होगा? 10 होगा। क्या होगा? 10। ये पूछ रहा है कब घोषणा की? दोस्तों याद रखना 2009-10 को इन्होंने क्या कर दिया था? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लागू कर दिया था सीसी अपने विद्यालयों के अंतर्गत। तो सबसे पहले प्रारूप की घोषणा कब की? 20 सितंबर 2009। प्रशिक्षण केंद्र कब खोला गया? अक्टूबर 2009। कहां खोला गया? गुजरात, पंचमूला। और पहली बार में कब लागू की? तो 2009-10 में लागू कर दी गई थी दोस्तों। यह रहा आपका अगला प्रश्न। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीसीई सर्वप्रथम कितनी कक्षा तक लागू किया? जो उन्होंने सत्र 2009-10 के अंदर जो सीसीई लागू किया था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू किया था, वो कितनी कक्षाओं तक लागू किया था? कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 9 तक, कक्षा 1 से 10 तक, कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 1 से 5 तक। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत बारीक चीज को यहां से समझना। ये कह रहा भाई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीसीई सर्वप्रथम कितनी कक्षा तक लागू किया। इसने ये नहीं पूछा कि कितनी कक्षा तक लागू है, ये पूछ रहा है कि जब सबसे पहले लागू किया गया ना था तब उसकी समय क्या था, सबसे पहले कितनी कक्षा तक लागू किया था। दोस्तों ध्यान रखना भाई 2009-10 में ना जब इन्होंने पहली बार सीसीई लागू किया था, वो किया था कक्षा 1 से लेकर के 9 तक। कितनी कक्षा तक किया था भाई? 1 से लेकर के 9 तक सबसे पहला लागू किया था। यदि प्रश्न यहां पे आता है कि कितनी कक्षा तक लागू था, आप 1 से 10 तक कर सकते हो, लेकिन सही उत्तर क्या होगा उसका? 1 से 9 तक सत्र चल रहा था 2009-10। उस सत्र में सीसीई के तहत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अनिवार्य रूप से कक्षा 1 से 9 तक इसको क्या कर दिया? लागू कर दिया दोस्तों। यह रहा आपका अगला प्रश्न। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षाओं में सीसीई किस सत्र लागू किया? अब ये बोर्ड की परीक्षाएं पूछ रहा है। कौन सी बोर्ड की भाई? 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं पूछ रहा है। तो ये पूछ रहे देखो 2009-10 में जब इन्होंने लागू किया था ना, तब कक्षा कहां तक लागू किया था? कक्षा 1 से 9 तक इन्होंने लागू कर दिया था। अब ये पूछ रहे बोर्ड की कक्षा में कब लागू किया था? दोस्तों उस वक्त भी बोर्ड की कक्षा में ये लागू कर सकते थे, पर लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अक्टूबर में इनका प्रशिक्षण केंद्र खुला होगा, 2-3 महीने तक इन्होंने ट्रेनिंग दी होगी, फरवरी के आसपास इन्होंने लागू किया होगा। तो आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं वो भी यही होते हैं, लास्ट फरवरी और मार्च के आसपास में उनके एग्जाम शुरू हो जाते हैं। इसलिए ना उन बच्चों को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे लागू नहीं किया। लेकिन अगले सत्र जैसे 10वीं वाला का बोर्ड का एग्जाम पूरा हुआ, अब नया सत्र कौन सा चलेगा? 2010-11 चलेगा। कौन सा चलेगा? 2010-11 चलेगा। इस सत्र में इन्होंने कक्षा 1 से 9 बढ़ा करके कितनी कर दी? यहां से 1 से 10 तक कर दी गई थी दोस्तों। तो ये पूछ रहा है 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं में सीसीई कब लागू किया था? तो सत्र होगा आपका सत्र 2010-11। कौन सा होगा भाई? 2010-11। 9-10 में तो 9 तक लागू किया था, और 10-11 में कहां तक कर दिया था इन्होंने? 9-10 से बढ़ाकर के कितनी कक्षा तक कर दिया? 10 तक कर दिया। अब अगर प्रश्न ऐसे भी पूछा वर्तमान में कितनी कक्षा तक लागू है, आप सबको पता है वर्तमान में ना कक्षा 10 तक लागू है। अब ये राजस्थान के बारे में पूछ रहा है भाई। प्रश्न है इनका, राजस्थान में केवल निरीक्षण के तौर पर, किसके तौर पर? निरीक्षण के तौर पर, या इसको आप कह सकते हो ट्राई के तौर पर, केवल देखने के लिए निरीक्षण के तौर पर सीसीई सर्वप्रथम
कितने विद्यालयों में लागू किया गया? केवल ट्राई के तौर पे पूछ रहा है ना, ये पूछने के लिए भी जो आप जो सीसीई लेकर के आए थे वो वास्तविक में कितना प्रभावी है, इसको हम एक बार ट्राई के तौर पर देखना चाहते हैं। तो ट्राई के तौर पर देखने के लिए उन्होंने कितने विद्यालयों के अंदर सीसीई को लागू किया है? तो ऑप्शन पूछ रहा भाई 60, 7, 2 या 52। तो इसका सही उत्तर जो होगा ना दोस्तों 60 नहीं होगा, ध्यान रखना 7 स्कूल होगा। कितने स्कूल होगा भाई? 7 स्कूल। सबसे पहले सीसीई को अलवर और जयपुर की, अलवर व जयपुर की 7 स्कूलों के अंदर, अलवर व जयपुर की 7 स्कूलों के अंदर सीसीई को ट्रायल के तौर पर लागू किया गया था दोस्तों। किसके तौर पर? ट्राई के तौर पर। एक बार लगा करके देखते हैं, यदि इसका प्रभाव अच्छा आया तो इसको आगे रखेंगे, नहीं तो इसको नहीं बढ़ाएंगे। तो याद रखना भाई 7 स्कूलों में ट्राई के तौर पर कितने विद्यालय में लगाया गया है? तो 7 स्कूलों में लगाया गया है। यह रहा आपका अगला प्रश्न। राजस्थान में सीसीई के तहत चलाई गई योजना का नाम है। यह पूछ रहा भाई राजस्थान में ऐसी कौन सी योजना है जो सीसीई के तहत चलाई गई थी? तो ये पूछ रहा भाई राधा कृष्ण योजना, यूनिसेफ योजना, पायलट योजना या रचनात्मक मूल्यांकन योजना। ये कोई योजना का नाम नहीं दोस्तों। राधा कृष्ण योजना का संदर्भ केंद्र से अपने से नहीं था। यूनिसेफ योजना नहीं थी। यूनिसेफ एक संस्था है जो विद्यालयों का शिक्षा के ऊपर कार्य करती है। तो सही उत्तर जो होगा ना इसका क्या होगा? पायलट योजना। क्या होगा दोस्तों? पायलट योजना। मैं आपको बता दूं ये पायलट शब्द आपको ना शिक्षण विधियों में 2 जगह पे परेशान करेगा। एक तो करेगा भाई आपको उपलब्धि परीक्षण के अंदर और एक करेगा आपको सीसीई के अंदर। तो दोनों जगह पे याद रखना, सीसीई के अंदर जब आएगा तब इसका नाम होगा पायलट योजना, और उपलब्धि परीक्षण के जब अंदर का जब इसका नाम आएगा ना तब होगा पायलट स्टडी। ये पायलट शब्द आपके शिक्षण विधियों में 2 जगह पे आएगा। दोनों जगह आपको नाम याद रखना भाई। एक तो कहां रखना है आपको? सीसीई में, जिसको हम कहेंगे पायलट योजना, और एक उपलब्धि परीक्षण में रखना है जिसका नाम क्या होगा आपके? पायलट स्टडी। तो ये राजस्थान में सीसीई के तक चलाई गई योजना का नाम है। तो उस योजना का नाम है दोस्तों पायलट योजना। ये क्या थी वो भी अपन चर्चा करते हैं अभी। पायलट योजना निम्न में से किन संस्थाओं के द्वारा चलाई गई? दोस्तों सबसे पहले ट्राई के तौर पर राजस्थान में जब 7 स्कूलों के अंदर सीसी लागू कर दिया गया था ना, तब इसका प्रभाव ठीक लगा था। इसको और भी आगे लागू करना चाह रहे थे, तो इन्होंने कहा भी आगे कैसे लागू करें। तो 3 संस्थाओं ने मिलकर, एक संस्थाओं का नाम है प्रारंभिक शिक्षा परिषद, एक का नाम है आपके यूनिसेफ और एक का नाम है बोध शिक्षा समिति। इन तीनों ने एक साथ मिलकर के एक योजना चलाई थी। इस योजना का नाम था भाई पायलट योजना। क्या नाम था? पायलट योजना। ये पायलट योजना किसके संदर्भ में चलाई गई थी? तो ये पायलट योजना सीसीई के संदर्भ में चलाई गई थी। और कौन से जिलों में चलाई गई थी दोस्तों? तो जिलों का नाम भी पूछ लेते, ये भी अलवर और जयपुर जिलों में चलाई गई थी। इन दोनों जिलों में सीसीई का जितना भी प्रारंभिक काम हुआ है ना, इन दोनों जिलों में हुआ है, अलवर और जयपुर के अंदर। तो आपको पूछ ले भाई कहाँ कौन से जिलों में चलाई गई है, तो सही उत्तर होगा आपका अलवर और जयपुर। अब ये क्या पूछ रहा है? देखिए ये पूछ रहा है भाई किन संस्थाओं के द्वारा चलाया गया, तो ये भी थी, ये भी थी और ये भी थी। सही उत्तर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए अगला प्रश्न, पायलट योजना कितनी कक्षा तक, पायलट योजना जो चलाई गई थी कितनी कक्षा तक सीसीई के तहत चलाई गई है? यानी कि पायलट योजना जो अलवर और जयपुर की स्कूलों में चलाई गई थी, प्रारंभिक शिक्षा परिषद, यूनिसेफ एंड बोध शिक्षा समिति के समूह तत्वाधान में इन्होंने चलाई थी ना, वहां पे कितनी कक्षा तक इस सीसीई को लागू किया था भाई? कक्षा 1 से 5 तक, 1 से 8 तक, 1 से 10 तक या 1 से 4 तक? देखो राजस्थान में 1 से 10 तक तो अभी भी लागू नहीं है, कक्षा 1 से 8 तक तो अभी भी लागू नहीं है। तो उत्तर जो होगा इन दोनों में से एक होगा दोस्तों। उस वक्त जो चलाई गई थी ना, वो चलाई गई थी कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों को चलाई गई थी। कितने बच्चों को चलाई गई थी? कक्षा 1 से 4 तक। यानी कि अब आप भी आपको पूछ भी ले राजस्थान में सर्वप्रथम सीसीई कितनी कक्षा तक लगा था ना, तो पहले तो 1 से 4 लगा था, लेकिन उसी सत्र में बढ़ा करके उनको क्या कर दिया था? 5 कर दिया था। तो सीसीई के तहत जो पायलट योजना जो चलाई थी 2 जिलों में मिलकर के, वो कितनी कक्षा तक चलाई गई है? तो सही उत्तर होगा कक्षा 1 से लेकर के 4 तक चलाई गई है दोस्तों। ये देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम सीसीई कब आया भाई? राजस्थान में जो सीसीई सतत एवं मूल्यांकन पहली बार राजस्थान में सीसीई कब आया? यानी कि ट्राई के तौर पर भी जब आया था ना राजस्थान में, सीसीई कब लाया गया दोस्तों? तो इसने केवल सत्र पूछा भाई 2009 में, 8 में, 10 में या 11 में। 8 में तो केंद्र में भी नहीं आया, तो राजस्थान में कैसे आएगा? 9 में केंद्र में आया था, 10 या 11 में नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 10। भाई राजस्थान में कब आया गया था? तो राजस्थान में आया था 2010। बहुत सारी किताबों में एक तारीख भी दे रखी दोस्तों, 1 अप्रैल 2010। क्या तारीख दे रखी भाई? 1 अप्रैल 2010 को आया था। सही उत्तर अपन को इसमें सत्र पूछा है, तो सत्र क्या होगा आपका? 2010 इसका सही उत्तर होगा, सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न, पायलट योजना, वही प्रश्न आ गया वापिस। पायलट योजना राजस्थान के किन किन जिलों में चलाई गई?
अलवर भरतपुर, अलवर जयपुर, जयपुर उदयपुर, उदयपुर अलवर। तो मैंने आपको भी बता रखा भाई, ये जो चलाई गई थी ना, कौन से जिलों में चलाई गई थी? अलवर और जयपुर जिलों में चलाई गई थी। कहां चलाई गई थी भाई? अलवर और जयपुर की स्कूलों में चलाई गई थी। तो इसका सही उत्तर जो होगा ना वो क्या होगा आपका? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अलवर और जयपुर की स्कूलों में चलाई गई थी। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान में सीसीई कितनी कक्षा तक लागू है? ये पूछ रहा है वर्तमान में जो सीसीई ना वो कितनी कक्षा तक लागू है? कक्षा 1 से 5, 1 से 8, 1 से 10 या 1 से 9? भाई इसका सही उत्तर होगा ना, वर्तमान में राजस्थान में सीसीई कितनी कक्षा तक लागू है? देखो सर्वप्रथम तो पहले पायलट योजना के तहत 1 से 4 तक लगाई गई थी 2010 में, सत्र चल रहा था 2010-11, सत्र कौन सा था आपके? 2010-11 सत्र चल रहा था, वहां पे लगाई गई थी। लेकिन उसी सत्र में क्या कर दिया, पायलट योजना भी पूरी हो गई थी, उसी सत्र के अंदर 2010 के अंदर ही कक्षा 1 से 4 से बढ़ा करके कितनी कर दी उन्होंने? 1 से 5 कर दी। तो वर्तमान में पूछ ले भाई, वर्तमान में राजस्थान में सीसीई कितनी कक्षा तक लागू है? 1 से 5 तक लागू है। अरे बहुत सारी किताबों ने ना 1 से 8 तक भी लिख दिया है कि भाई 1 से 8 तक सीसीई लागू है। अरे कहीं 1 से 8 तक लागू नहीं है, अभी तक सीसीई केवल 1 से 5 तक लागू है। 1 से 8 केवल ग्रेडिंग प्रणाली चल रही है अभी तक। कौन सी प्रणाली चल रही है? केवल और केवल ग्रेडिंग प्रणाली जो है ना वो उन्होंने 8वीं तक लागू कर दी है। लेकिन सीसीई जो चल रही है ना वो कितनी चल रही है भाई? 1 से 5 तक ही चल रही है, 1 से 8 तक अभी तक नहीं चल रही है। हाँ प्रावधान आ गया है कि 1 से 8 तक लेना चाहिए, बहुत सारे स्कूलों में ट्रायल के तौर पे भी इसको डाला हुआ है, लेकिन जब तक वो पूर्ण रूप से नहीं आएगी ना तब तक उसका अध्ययन करना कोई मतलब का नहीं है अपने लिए। अभी तक याद रखना आपको 1 से 5 तक। हाँ 2 महीने में प्रॉपर होगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी तक तो नहीं है भाई। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। ये रहा आपका अगला प्रश्न, राजस्थान में सीसीई का प्रशिक्षण केंद्र कहां खोला गया? तो देखिए राजस्थान में सबसे पहले ट्रायल के तौर पर सीसीई लाया गया 7 स्कूलों में, अलवर और जयपुर की। फिर 60 स्कूलों के अंदर पायलट योजना चलाई गई जिसमें 3 संस्थाएं थी आपकी, प्रारंभिक शिक्षा परिषद, यूनिसेफ एंड बौद्ध शिक्षा प्रणाली। इन तीनों ने मिलकर 60 स्कूलों में कक्षा 1 से 4 तक चलाई थी। उसी सत्र 2010 में क्या कर दिया था? 1 से 5 तक कर दिया। अब 1 से 5 तक कर दिया तो जायज ना, यहाँ पे भी तो ट्रेनिंग चाहिए ना। जैसे गुजरात में खोला था, भारत का पहला, जब गुजरात में पंचमूला के अंदर इनका पहला प्रशिक्षण केंद्र खोला था, वहां पे सीबीएसई के टीचरों को क्या कराई जाती थी? ट्रेनिंग कराई जाती थी। तो राजस्थान के भी जो टीचर है ना वो क्या करेंगे? उनको भी ट्रेनिंग तो चाहिए, लेनी पड़ेगी। कहां से? तो कहां खोलेंगे? जयपुर, अजमेर या उदयपुर? तो दोस्तों ना ये उदयपुर के अंदर खोला गया है। कहां पे खोला गया भाई? उदयपुर के अंदर खोला गया है। तो पहला जो प्रशिक्षण केंद्र था वो कहां खोला गया था? SERT करके अभी भी चलता है ना। उदयपुर में एक स्थान है भाई, सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी को आपने पढ़ा भी होगा आर्ट एंड कल्चर के अंदर, है ना। सहेलियों की बाड़ी जो नहीं उद्यान के अंदर पड़ा होगा या दर्शनीय स्थलों के अंदर पड़ा होगा। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में एक जगह है, वहां उनके पास में इसका कार्यालय बना हुआ है, वहां पे चलाई थी। तो उदयपुर के अंदर पहला प्रशिक्षण केंद्र सीसीई का कहां खोला गया है? राजस्थान में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उदयपुर इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, सर्वप्रथम सीसीई पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहां बनाई गई? डॉक्यूमेंट्री फिल्म का मतलब है पिक्चर देना। सबसे पहले सीसीई के ऊपर फिल्म की रिकॉर्डिंग कहां गई दोस्तों? क्या दिल्ली में गई थी, महाराष्ट्र में, गुजरात में या राजस्थान में? है ना, पूछ रहे अपन परीक्षाएं राजस्थान की दे रहे हैं तो जनरली जो प्रश्न जुड़ी हुई आएगी वो कैसे जुड़ी हुई आएगी? आपके राजस्थान से जुड़ी हुई आएगी। ये पूछ रहा है सर्वप्रथम सीसीई पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहां बनाई गई है? तो दोस्तों ध्यान रखना भाई, सर्वप्रथम जो बनाई गई ना अपने राजस्थान में बनाई गई है। कहां बनाई गई है? राजस्थान में सीसीई के तहत डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण गया। राजस्थान में भी पूछे या सर्वप्रथम भी पूछे, दोनों का उत्तर सही होगा आपके। राजस्थान में बनाई गई थी। कौन से जिलों में बनाई गई है भाई? राजस्थान में। अब जिलों की बात कर लें तो ये आगे प्रश्न भी आ गया आपके साथ में। अरे ये चलते चलते आपका सीसी कंप्लीट हो जाएगा पूरा, इसके बाद सीसी का कुछ बचता भी नहीं है रीड के लेवल का, है ना। ज्यादा लेवल वाले प्रश्न मत करो ना। बच्चे कमेंट करते रहते कभी कभी कि गुरुजी कभी कभी तो आप बहुत लेवल वाले प्रश्न लाते हो ना, कभी कभी बहुत नीचे गिरे हुए लाते हो। भाई लेवल वाले इसलिए लाते हो कि आपको पता चल जाए कि मेरे पास में लेवल वाले प्रश्न भी हैं, लेकिन आपको अपना लेवल देखना है भाई, रीट में क्या लेवल है आपका। जो परीक्षाएं दे रहे ना उसका लेवल तो पता होना चाहिए कि अपने परीक्षा में कैसे आ रहे हैं। लेवल को लाने में तुम्हें सीसी बहुत बड़ा है ना, 10 घंटे भी पढ़ाओ तो कभी भी सीसी खत्म नहीं होगा। कभी सतत व्यापक मूल्यांकन पढ़ना थ्योरी लेकर के इतना लंबा है, लेकिन उतने लंबे से आपको क्या करना है? आपको ये पता ना आपके रीट में कैसा आने वाला है। सर लेवल वाले प्रश्न लाओ हमें, चला रहे लेवल वाले प्रश्न करते हैं, रीट में रह जाओगे, सिलेक्शन ही नहीं होगा। लेवल बाद में मेंटेन करना, पहले ये देखो कि अपने रीट का लेवल क्या है। आप ऐसा कहोगे 2018 में पेपर लो आया था, अब पेपर है ना बड़ा आएगा। अरे बड़ा नहीं आएगा, पेपर मानसिक क्षमता के अनुसार बनता है दोस्तों। वो सामने वाला जानता है कि आपने बीए कर रखी है और एसटीसी वालों ने 12वीं पास कर रखी है, इससे ज्यादा मानसिक क्षमता का वो पेपर नहीं लेगा। मानसिक क्षमता वही रहेगी, वो केवल और केवल यदि आपको कहीं उलझाएगा ना तो कहां उलझाएगा? प्रश्नों की भाषा में उलझाएगा। कहां उलझाएगा? प्रश्नों की भाषा में। यही कारण है कि मैं आपको भाषा का सुधार करवाना चाह रहा हूं ना। मैं नई भाषा वाले प्रश्न लेकर के आता हूं, आप मेरे कमेंट करते हो गुरुजी आपने प्रश्न गलत बता दिया, इसका उत्तर ये नहीं होगा। अरे उत्तर ऑप्शन वही है, पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ो कि वो क्या कह रहा है।
जब तक प्रश्न नहीं समझ में आएगा ना, अब अगर मैं डाउट क्लास लगाना 70 से 80 प्रश्न आपके डाउट पड़े हुए हैं मेरे पास में, अब उसमें से चलो 5 प्रश्न मैं मान सकता हूं ये ऊपर नीचे वाले होंगे ना, बाकी 75 प्रश्न तो सही है। अब सही प्रश्नों की मैं क्या डाउट क्लास लगाऊं? वो इसको आप प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ोगे क्या पूछ रहा है, पहले प्रश्न समझो और फिर इस ऑप्शन को देखो, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगी क्या पूछा हुआ है। और संभावनाएं बनती है, देखो ना, अगर हमसे भी गलती गलत होने की संभावनाएं बनती है भाई। दिन भर क्लास लेकर के आते हैं, फिर आपके सामने खड़े रहते हैं, 50 प्रश्न करवा रहा हूं 1 घंटे में, वो भी समझाते हुए, तो कभी कभी ना जल्दबाजी में गलती हो जाती है, समझाया कुछ और जाता है, किसी ऑप्शन पर राउंड हो जाता है, वो मैं क्लास देख लेता हूँ, ये गलती मान्य है। लेकिन हर प्रश्न में गलती हो जाना ये नहीं है। मैं यदि प्रश्नों की भाषाएं घुमा फिरा करके ला रहा हूं ना, तो मैं आपको ये प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूं कि इस तरीके से एग्जामिनर प्रश्नों की भाषाएं बदलेगा। इसलिए आपको केवल और केवल प्रश्न की भाषाओं को पकड़ना है। मुझे लक्ष्य भी नहीं है कि मैं आपको वो चीज बता दूं, आप पढ़ो मत, 2 चीज सीख जाओ बस, एक ही देख एक तो ऑप्शन काटना सीख जाओ कि कौन से ऑप्शन के सही ऑप्शन को कैसे पकड़ा जाता है, किस तरीके से ऑप्शन की पहचान की जाती है, एक चीज तो ये सीख जाओ। दूसरी, प्रश्नों की भाषा समझना सीख जाओ कि प्रश्न के क्या रहा है, आपकी आधी मेहनत कम हो जाएगी। जितनी तैयारी कर रहे हो ना, आपकी उसकी 50% ही करनी पड़ेगी। तो ना इसलिए प्रश्नों की जितना ज्यादा हूं, लेवल वाले प्रश्न मत करना कि सर लेवल वाले प्रश्न नहीं लाए ना। लेवल वाले प्रश्न जब सेकंड ग्रेड की तैयारी करोगे ना, तो इसी चैनल पर देखना है ना, वही शिक्षण विद्या आएगी ना, आपसे 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। और उससे भी ज्यादा लेवल चाहिए ना, तो फिर स्कूल मैनेजमेंट आएगा फर्स्ट ग्रेड में, उसमें भी यही चीजें आती है सारी की सारी, तब लेवल और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए राजस्थान के किन जिलों में डॉक्यूमेंट्री फिल्म सीसीई के तहत बनाई गई। तो मैंने पहले ही कहा था सीसीई का जितना भी काम हुआ था ना, 2 जिलों के अंदर हुआ था। एक का नाम था भाई आपके है ना जयपुर, क्या हुआ था भाई जयपुर, और एक इसी के पास वाला है भाई अलवर। तो जितना भी काम हुआ था ना, इस अलवर और जयपुर के जिलों के अंदर हुआ था। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहां बनाई गई है, इसका उत्तर भी सही कौन सा हो जाएगा भाई, अलवर और जयपुर। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी इसका उत्तर सही होगा। ये देखिए अगला प्रश्न, निरंतर मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, निरंतर मूल्यांकन के अंतर्गत आता है सतत मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, गुणात्मक मूल्यांकन या उपयुक्त सभी। निरंतर मूल्यांकन के अंतर्गत आता है सतत मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, गुणात्मक मूल्यांकन या उपयुक्त सभी। तो ना निरंतर को देख के ना जल्दबाजी में सतत मत करना, यही वो चाहता है कि आप ये गलती करो। मैंने पहले कहा ना, प्रश्नों की भाषा में यही उलझ जाएगा। इसने निरंतर शब्द दे दिया, आप सबने पहले ही पढ़ रखा है भाई सतत का मतलब तो निरंतर होता है, ये सबने पढ़ा रखा है, सब कोचिंग वालों ने पढ़ा रखा है, सब किताबों में भी यही लिखा हुआ है। सतत का मतलब होता है निरंतर और लगातार। आपने यहाँ निरंतर शब्द देखा और फटाक से कहां पे टच कर दिया आपने, पहले वाले पे। और एग्जामिनर भी यही चाह रहा था कि आप इसको देख करके ना इसको ही सही कर दो, इसलिए उन्होंने ऑप्शन भी है ना आपकी सुविधा के लिए पहले नंबर पर रख दिया, ताकि बच्चे दूसरे पे जाए ही नहीं। आप यही बच्चा क्या कर दे, गलत कर दे। ऐसा कभी भी जल्दबाजी मत करना। निरंतर मूल्यांकन के अंतर्गत आता है सतत मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन या गुणात्मक मूल्यांकन। दोस्तों भले आप सतत मूल्यांकन कहो, भले रचनात्मक मूल्यांकन कहो और भले गुणात्मक मूल्यांकन कहो, ये तीनों मूल्यांकन एक ही होते हैं, है ना। ये तीनों मूल्यांकन एक जैसे होते हैं, एक ही होते हैं, नियमित चलने वाले होते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, उपयुक्त सभी। क्योंकि मैंने बताया था ना भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो आई थी ना, उन्होंने 2 प्रकार के मूल्यांकन की बात की थी, विकासात्मक और रचनात्मक। इसी के आधार पर तो सीसीई आया है। तो जो रचनात्मक मूल्यांकन है ना, उसी का नाम कर क्या कर दिया उन्होंने, सतत जोड़ा है वहां पे। तो ध्यान रखना, चाहे सतत मूल्यांकन पूछे, चाहे रचनात्मक मूल्यांकन पूछे, चाहे गुणात्मक मूल्यांकन पूछे, इनका जो आंसर होगा ना वो एक ही होगा। ये कह रहा है निरंतर मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, ये तीनों आते हैं दोस्तों, आपका उपयुक्त सभी उत्तर सही होगा, ये पहले वाला नहीं होगा। बस इतना सा ध्यान रखना, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। मैंने पहले कहा शिक्षण विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों चीजें ऐसी ना, प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर सही होगा। बाकी ऑप्शन में तो आप कितने गोते लगाओ, आपको पता चलने वाला नहीं है, कुछ नहीं है ना। ऑप्शन 2 बार मत पढ़ो, प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ोगे ये क्या कह रहा है। जब तक प्रश्न पूर्ण रूप से आपको समझ में नहीं आए ना, तब तक ऑप्शन के हाथ भी नहीं लगाना है, क्योंकि आधा समझाओ अगर आप ऑप्शन में जाओगे ना तो क्या हो जाएगा आपका गलत। यहां से जल्दबाजी में पढ़ा निरंतर मूल्यांकन आ रहा है, निरंतर मूल्यांकन सतत होता है, ये गलत हो गया आपका। यार तीनों होता है उपयुक्त सभी, ये और ये और ये तीनों नाम आ जाना, आपको क्या करना है, उपयुक्त सभी। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न, योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं। क्या पूछा भाई, योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। एक तो आपका सतत हो गया, ये पूछ रहा भाई योगात्मक मूल्यांकन जो होता है उसके अंदर क्या क्या आती है, क्या केवल शैक्षिक क्रियाएं, केवल शैक्षिक क्रियाएं, शैक्षिक या शैक्षिक क्रियाएं। तो ध्यान रखना, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ा हुआ, जिसके अंदर दोनों क्रियाएं आ जाए, जिसके अंदर शैक्षिक भी आ जाए और जिसके अंदर आपके शैक्षिक भी आ जाए। तो ये पूछ रहा भाई इसके अंदर कौन सा मूल्यांकन आता है। तो ध्यान रखना, इसके अंदर दोनों मूल्यांकन आएंगे भाई, आपके शैक्षिक मूल्यांकन भी इसके अंतर्गत आएगा और शैक्षिक मूल्यांकन भी आएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी। शैक्षिक क्रियाएं भी आती है और शैक्षिक क्रिया भी आती है, सही उत्तर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न, शैक्षिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आती है। क्या पूछ रहा है, शैक्षिक क्रिया का मतलब क्या होता है, शिक्षण।
जो आप एक कक्ष में बैठकर अध्यापक आपको किताबों के माध्यम से जो कुछ भी पढ़ा रहा है, शिक्षा के लेवल की बात कर रहा है, वो कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? आपकी शैक्षिक प्रक्रिया कहलाएगी। ये कह रहा है शैक्षिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है शिक्षण, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु या प्रार्थना सभा। और उत्तर ऑप्शन देखते ही पता चल रहा है ना, कभी कभी क्या होता है ना कि आपको ऑप्शन काटना होना तो ना अलग देख लेना, अपवाद ढूंढ लेना। क्या ढूंढ लेना? अपवाद। अपवाद का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई शब्द जो तीनों से उत्तर नहीं मिल रहा हो, जो अलग ही दिखेगा ना, वो हमेशा क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो सकता है। हो सकता है, हो नहीं जाएगा ना, संभावनाएं बनती है। तो जो अलग चीज नजर आ रही है ना, वो क्या होती है? उत्तर होती है। अब ये देखो, शिक्षण कहाँ होता है? कक्ष में। पाठ्यक्रम उसी के उत्तर ना, विषय वस्तु उसी में होता है। प्रार्थना सभा ना, ये अलग होती है दोस्तों, ये आपके सशैक्षिक क्रिया में आती है। कौन सी क्रिया में आती है भाई? सशैक्षिक क्रिया में। इस प्रार्थना के माध्यम से ना बालकों के अंदर सामाजिक गुणों का विकास किया जाता है। कौन से गुणों का विकास किया जाता है? सामाजिक गुणों का विकास किया जाता है, नैतिक गुणों का विकास किया जाता है, नैतिक गुणों का विकास किया जाता है। बालक समाज में कैसे रहेगा, किस तरीके रहेगा ना, एक आदत, अच्छी आदतों का विकास किया जाता है। किसके माध्यम से? प्रार्थना सभा में। तो ये जो जाएगी ना आपके किसके अंदर जाएगी भाई? सशैक्षिक क्रिया में जाएगी। ये तीनों शैक्षिक क्रिया है। तो ये पूछ रहा भाई शैक्षिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये नहीं आता भाई, प्रार्थना सभा नहीं आता है। डी इसका सही उत्तर होगा। ये पढ़िए अगला प्रश्न। सशैक्षिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, सशैक्षिक क्रिया जो होती ना, जो शिक्षा को व्यवहारिक बनाने के साथ में, उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं भाई? जीवन कौशल, सामाजिक कौशल, मानसिक कौशल या उपयुक्त सभी। ये पूछ रहा है कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं दोस्तों? चाहे जीवन कौशल ले लो, चाहे सामाजिक कौशल ले लो, चाहे मानसिक कौशल ले लो, उपयुक्त सभी। पहले इसको ना हल्का सा समझ लो भाई। शैक्षिक क्रिया के अंदर है ना भाई 4 प्रकार के कौशल मुख्य रूप से जोड़े गए भाई। सशैक्षिक क्रिया के अंदर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के जोड़े गए। पहला आपका जोड़ा गया भाई सामाजिक कौशल, एक होगा आपका सामाजिक कौशल, एक होगा आपका जीवन कौशल, एक होगा आपका जीवन कौशल, एक होगा आपका स्वास्थ्य कौशल, स्वास्थ्य कौशल, और एक होगा आपका मानसिक कौशल। ये 4 कौशल क्या कर दिए भाई? जोड़े गए हैं, है ना। सामाजिक कौशल, साथ में जीवन कौशल, मानसिक कौशल, या अपन क्या कह सकते हैं भाई? स्वास्थ्य कौशल। अब सशैक्षिक क्रिया के अंदर जो पहला क्वेश्चन आता है ना भाई, जीवन कौशल। जीवन कौशल का मतलब इस कुशल को है ना, कौशल को आप कुशल से जोड़ दो भाई। कुशल का मतलब होता है आनंद रहना, प्रसन्नचित्त रहना, खुश रहना। वह सारी क्रियाएं जो बालकों को आनंदित करती हैं, वो किसके अंदर चली जाएगी? आपके जीवन कौशल में। जैसे खेल खेलना, बालक खेल खेलता है तो उसको आनंद की अनुभूति होती है। बालक नृत्य करता है तो आनंद की अनुभूति होती है। बालक यदि वाद्य यंत्र बजा रहा है तो उसको आनंद की अनुभूति होगी, है ना। बालक यदि संगीत गा रहा है, गीत गा रहा है तो उसको आनंद की अनुभूति होगी। तो ये सारी की सारी क्रियाएं किसके अंदर जोड़ दोगे? आप जीवन कौशल के अंतर्गत जोड़ दोगे दोस्तों। तो जीवन कौशल के अंदर वो सारी क्रियाएं आती है जो बच्चों को आनंदित करती है। ये भी ना 2 प्रकार की होती है, एक आपके स्वाभाविक होती है और एक अस्वाभाविक होती है। हालांकि ये आपके रीड से तो ऊपर बढ़ के लेवल है, लेकिन फिर भी पता रखना भाई, एक होती है स्वाभाविक और एक होती है अस्वाभाविक। स्वाभाविक का मतलब क्या होता है? जिस क्रिया में बच्चा अपनी मर्जी से करता है, किसी प्रकार का कोई आदेश या निर्देश नहीं होता है। जैसे आप कक्षा के बाहर गेम खेल रहे हो, जैसे हाफ टाइम होता है ना, आधी छुट्टी जो हो रही है आपको, इंटरवल के अंदर आप जो गेम खेल रहे हो, वो अपनी मर्जी से खेल रहे हो, अध्यापक ने आपको कुछ नहीं कहा है, वो कौन सा कौशल होगा? आपका स्वाभाविक कौशल होगा। लेकिन एक दिन क्या हो गया, अध्यापक मेन पीरियड के अंदर आपको खेलने के लिए लेकर के चला गया, आज सारे बच्चे कबड्डी खेलेंगे, आज सारे बच्चे खो खो खेलेंगे। अब यहाँ क्या मिल गया आपको? आदेश मिल गया। ये जो कहलाएगी आपकी अस्वाभाविक क्रिया कहलाएगी। तो एक स्वाभाविक होती है और एक अस्वाभाविक होती है। तो ये याद रखना, जीवन कौशल जिसमें आनंद की अनुभूति हो। फिर दूसरा आता है आपका स्वास्थ्य कौशल। स्वास्थ्य कौशल का मतलब क्या होता है? जिसमें बालक को आप स्वस्थ रखने की क्रियाएं करवाते हो। जैसे आपने विद्यालय के अंदर देखा होगा, जैसे आते थे ना स्वास्थ्य मंत्री, कभी नाखून चेक करते थे, कभी दांत चेक करते थे, है ना, कभी उनके बाल चेक करते थे, कभी कपड़े चेक करते थे, कि वो क्या भी स्वास्थ्य कौशल है। कौन सा कौशल है? स्वास्थ्य कौशल। मानसिक कौशल की बात करें, वह कौशल जिसमें बालक चिंतन, मनन और तर्क करता है। चिंतन, मनन और तर्क जैसा काम किसी के अंतर्गत करता है ना, वो किसके अंदर करता है? मानसिक कौशल के अंदर करता है। कोई बालक विचार रहा है, किसी के ऊपर तर्क कर रहा है, कोई चिंतन कर रहा है, वो सारी की सारी क्रियाएं किसमें चली जाएगी? आपके मानसिक कौशल के अंतर्गत चली जाएगी। फिर आपका सामाजिक कौशल, जहां बालकों के सामाजिक गुणों का विकास होता है, वह कौन सा कौशल कहलाएगा? आपका सामाजिक कौशल। जैसे प्रार्थनाओं में पंक्तिबद्ध बना करके खड़ा रहना, विद्यालय में जाते ही अध्यापकों के पांव छूना, विद्यालय के कक्षा, अध्यापक का कक्षा में आते ही बच्चों का खड़ा हो जाना, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे सामाजिक कौशल है दोस्तों। तो ये सशैक्षिक क्रिया के अंदर मुख्य रूप से ये 4 कौशल आते हैं। आने को तो बहुत सारे कौशल आ सकते हैं, लेकिन इन 4 कौशल में मोटे मोटे तौर पर सारी चीजें आ जाती हैं। तो याद रखना, ये चारों के चारों कौशल किसके अंदर आएंगे? आपके सशैक्षिक क्रिया के अंदर। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? सशैक्षिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं जीवन कौशल, सामाजिक कौशल, मानसिक कौशल या उपयुक्त सभी। क्या उत्तर हो जाएगा भाई आपका? उपयुक्त सभी। ये तीनों के तीनों कौशल किसके अंतर्गत आते हैं? आपके। अब देखिए अगला प्रश्न, ये कह रहा है जीवन कौशल क्रिया का भाग नहीं है।
ये कह रहा है जीवन कौशल क्रिया का भाग नहीं है। जीवन कौशल का मतलब मैंने कह दिया जिसमें बालक को आनंद की अनुभूति होगी वह कौन सा होगा, जीवन कौशल। अरे खेल खेल रहा है, बिल्कुल आनंद आ रहा है, संगीत आनंद आ रहा है, चिंतन थोड़ा रोकिए, नृत्य आनंद आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, नहीं आ रहा है किसमें नहीं आ रहा है, चिंतन। ये चिंतन नहीं होगा दोस्तों, चिंतन जो होगा ना वो मानसिक कौशल के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, आपके मानसिक कौशल के अंतर्गत आएगा। तो ध्यान रखना, चिंतन नहीं होगा, खेल संगीत और सही होगा। तो ये पूछ रहा है भाग नहीं है, पूछा है ना, तो ये सी वाला नहीं है दोस्तों। चिंतन जो होगा वो मानसिक कौशल का भाग होगा। ये लीजिए अपना अगला प्रश्न, मानसिक कौशल में नहीं आते हैं, वे मानसिक कौशल में नहीं आते। मैंने कहा तर्क, चिंतन और मनन, अभी बताया आपने, ये तीनों काम किसके अंतर्गत आते हैं, आपके मानसिक कौशल में आते हैं। बालक तर्क कर रहा है, बालक चिंतन कर रहा है, बालक मनन कर रहा है, किसमें आएगा, मानसिक कौशल में। अगर कुछ नहीं आता है ना, वो आता है भाई सामाजिक दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण आपके सामाजिक कौशल में आएगा, किसमें आएगा, सामाजिक कौशल के अंतर्गत आएगा। सामाजिक दृष्टिकोण मानसिक कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये पूछ रहा है नहीं है, तो ये डी वाला नहीं है दोस्तों। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, बालक को आनंद की प्राप्ति किस कौशल के अंतर्गत होती है। देखो वैसे तो बालक को आनंद की प्राप्ति हर कौशल के अंतर्गत होती है, चाहे स्वस्थ कौशल, मानसिक कौशल या सामाजिक कौशल। देखिए लेकिन जीवन कौशल के अंतर्गत ना विशेष रूप से होती है। आपको डांस करवा दे, आपको गाना गवा दे, आपको खेल खिला दे, ये जाहिर इसमें से कोई भी क्रिया करवाए ना 100% आपको आनंद आएगा। स्वास्थ्य कौशल के अंदर आप देखते थे ना, कभी कभी कोई जरूरी नहीं है, स्वास्थ्य कौशल में कभी कभी आपको दंड भी मिलता था। कैसे मिलता था कि समझिए कि आप ना जैसे जूते के अंदर सॉक्स पहन करके नहीं चले गए, आपके नाखून बड़े हो रहे, दांत गंदे हो रहे, बाल बड़े हो रहे थे, तो बार बार पे क्या मिल रहा था, इनको सजाएं मिलती थी। क्या मिलती थी, सजाएं। अलग खड़े रख देते थे, अध्यापक मारते भी थे। यहाँ कैसे आनंद की प्राप्ति होगी, नहीं होती भाई आनंद, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना विद्यालय, ये बच्चों के संदर्भ में बात हो रही है, बच्चों के संदर्भ में कौन से, आप गवर्नमेंट टीचर के, गवर्नमेंट विद्यालय के अध्यापक बन रहे हो। हम जो बात करेंगे ना सरकारी स्कूल की बात करेंगे दोस्तों, तो सरकारी स्कूल के बच्चे ना अधिकतर ग्रामीण परिवेश से होते हैं। अरे आप भी बचपन में रहे होंगे ना, आप 7 दिन में एक बार नहाते थे, संडे टू संडे, है ना। आप क्या, हम भी ऐसे ही नहाते थे, संडे टू संडे नहाते थे, क्योंकि गांव के अंदर इतनी नहीं थी भाई, पता ही नहीं चलता था। पेरेंट्स भी कब फ्री रहते हैं, रविवार को फ्री रहते थे ना, तो एक दिन मम्मी पकड़ के ना आपको नहला देती थी अच्छे से। अब 7 दिन की टेंशन खत्म। तो स्वस्थ कौशल के अंदर आपको आनंद नहीं आता था, वो एक दिन नहाना भी आपको भारी लगता था कि आदमी क्यों नहला रहे। मानसिक कौशल, अरे कोई तर्क चिंतन मनन वाला काम करोगे ना, तब आदमी एकदम सीरियस रहता है, आनंद की अनुभूति नहीं होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहता है उस वक्त उसका, इसमें भी आनंद की प्राप्ति नहीं रहती है। सामाजिक कौशल के अंदर अरे घबराते भी थे बार बार ना, ये सर आए, वापस उठे, वापस बैठने, वापस उठा, वापस बैठना। और पीछे की पीछे वाले बेंच पे जो लड़के बैठे होते ना था, उसमें से 2-4 बच्चे ऐसे थे उठते भी नहीं थे कि हाँ हम तो वैसे पीछे टक जाएंगे, दिखेंगे भी नहीं। तो इसमें भी उनको आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो सबसे ज्यादा आनंद की प्राप्ति उनको कहाँ हो रही है, जीवन कौशल के अंतर्गत हो रही है। ये कह रहा बालक की आनंद की प्राप्ति किस कौशल के अंतर्गत होती है, इस जीवन कौशल में होगी। ए इसका सही उत्तर होगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, एक अध्यापक बालकों को, यहां देखो ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न है थोड़ा सा, एक अध्यापक बालकों को कबड्डी में खिलाड़ियों को आउट करने की रणनीति समझा रहा है, अध्यापक द्वारा किस कौशल का विकास किया जा रहा है। अब ऐसे मत कर देना भाई गुरुजी ने बता दिया कि खेल जीवन कौशल के अंतर्गत आता है तो उसको आप जीवन कौशल में बदल दोगे। थोड़ा दिमाग अपना भी लगाना है भाई, बराबर है ना, आपके पास में भी 1450 ग्राम की और मेरे पास में भी 1450 ग्राम की है, तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा मैं लगाऊं, आपका भी कर्म मतलब। ये पूछ रहा है एक अध्यापक बालकों को कबड्डी में खिलाड़ियों को आउट करने की रणनीति समझा रहा है। अब खिला रहा है, इस प्रवृत्ति से देखे तो कहां चला जाएगा, ये जीवन कौशल में चला जाएगा। लेकिन ये आउट करने की रणनीति समझा रहा है, रणनीति समझा रहा है मतलब कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहा है, दिमाग लगा रहा है मतलब चिंतन कर रहा है, तर्क कर रहा है, मनन कर रहा है, सोच रहा है कि कैसे खिलाड़ियों को आप आउट करें, आइडियाज दे रहा है, दिमाग वाला काम कर रहा है ना। ये मानसिक कौशल में चला जाएगा दोस्तों, आपके जीवन कौशल में नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो ना ऐसा मत समझना है खेल की बात आ गई तो जीवन कौशल में डाल दें, खेल की तो बात है लेकिन खेल में भी वो क्या लगा रहा है, अपना दिमाग लगा रहा है अध्यापक। तो ये क्रिया किस में चली जाएगी, आपके मानसिक कौशल में चली जाएगी, इस जीवन कौशल में नहीं रहेगी। सही उत्तर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। इसलिए कह रहा हूं ना, केवल और केवल प्रश्नों की भाषा है, समझो कि प्रश्न क्या कह रहा है। पहली लाइन पढ़ के ना डायरेक्ट उत्तर में मत चला जाना कि हाँ ये पढ़ दिया इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हो रहा है। ये काम जीवन में कभी भी मत करना दोस्तों। बाकी ये ना 5 से 7 प्रश्न आपको पता है, यदि जो बच्चे पहली बार एग्जाम में बैठेंगे, जो OMR सीट पे पहली बार एग्जाम देंगे ना, देखना वो एग्जाम देकर के आएंगे ना, 5 से 7 प्रश्न अपनी वजह से गलत करके आएंगे। कुछ नहीं होगा तो ऐसी छोटी गलती कर देंगे। पेपर पे के अंदर तो होगा 24वां प्रश्न, 24 में वहां तो लगाएंगे बी पे टिक और इधर 26 में बी भर देंगे, है ना। इसके चक्कर में अब क्या हो गया भाई, 26वां तो गलत हो गया ना, भले 25वां आप सही कर दोगे, गलत कौन सा हो गया 26वां। और जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप OMR गलत भरते जा रहे हो ना, तब तक 4-5 प्रश्न आपके क्या हो जाएंगे क्लियर, वो चारों के चारों प्रश्न आपके क्या हो जाएंगे भाई, गलत हो जाएंगे। तो घर पे बैठे बैठे ना कभी भी OMR के ऊपर भी प्रैक्टिस किया करो। मार्केट में मिलती है, नेट से निकाल के ना 15-20 फोटोकॉपी करवा लो, फिर कोई प्रैक्टिस सेट लेकर के बैठो, उसमें से प्रश्नों का क्रमांक डाल दो और OMR में भरते रहो। इससे अपने
OMR भरने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी दोस्तों। तो ध्यान रखना सारे है ना, नेट पे टेस्ट मत दिया करो, नेट से केवल क्वेश्चन लेना, टेस्ट ऑफलाइन दिया करो, 2 फायदे होंगे आपके। तो एक अध्यापक बालकों को कबड्डी में खिलाड़ियों को आउट करने की रणनीति समझा रहा है, अध्यापक द्वारा किस कौशल का विकास किया जा रहा है? सही उत्तर होगा भाई आपका मानसिक कौशल। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, विद्यालय वही प्रश्न आ गया जो मैंने बात समझी थी। विद्यालय में पंक्तिबद्ध नहीं है दोस्तों, पंक्तिबद्ध बैठना किस कौशल के अंतर्गत आता है? ये पूछ रहा है विद्यालय में पंक्तिबद्ध बैठना किस कौशल के अंतर्गत आता है? सामाजिक कौशल, जीवन कौशल, स्वास्थ्य कौशल या मानसिक कौशल? मैंने पहले ही बताया प्रार्थना से रिलेटेड जितनी भी जगह विद्यालय के अंदर आप एक लाइन में बैठ रहे हो ना, ये आपके सामाजिक गुणों का विकास हो रहा है। ये आप अनुशासन सीख रहे हो कि जहां कहीं पे भी जाए ना अपन को एक पंक्ति में क्या रहना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए। विद्यालय से क्या सीख रहे हो? अनुशासन सीख रहे हो। ये पता होगा दोस्तों, एक पंक्तिबद्ध खड़ा रहना सामाजिक कौशल का विकास है। किसका विकास है भाई? सामाजिक कौशल का विकास है। अरे अपने अंदर तो कम पाया जाता है ना, लेकिन आप महाराष्ट्र में चले जाना, मुंबई जैसे शहरों में चले जाना, वहां पे लोगों के अंदर ये भावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। उनके ना ऑटो क्या भीड़ ज्यादा होती है, लोगों को ना सुबह सुबह उठते ऑटो पकड़ने पड़ते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक लोग यहाँ आकर के खड़ा है ऑटो के वेटिंग के लिए ना, तो दूसरा ऐसा नहीं आएगा कि भाई ज्यादा है तो आगे चल के 5-10 कदम आगे चल के ऑटो पकड़ लेगा, नहीं पकड़ेगा। वो इसके पीछे लगेगा, वो इसके पीछे लगेगा, वो इसके पीछे लगेगा, वो इसके पीछे लगेगा। पहले ये बैठ के जाएगा, फिर ये बैठ के जाएगा, फिर ये बैठ के जाएगा। तो ये क्या फैला, ये जो पंक्ति बना रहे ना, इसके अंदर कौन सा विकास है? सामाजिक गुणों का विकास है ना भाई। ये पहले जगह है, हमसे पहले आए तो पहले यही पहुंचना चाहिए ना, तो पहले ये कौन सा जाएगा? ये जाएगा। यहाँ पे लेडीज भी फर्स्ट नहीं होती है, लेडीज भी जहां लगी है ना वहीं लगी रहेगी। पुरुष है ना, या पुरुष लगा हुआ है लेडीज आगे ना, उसको भी इसके पीछे खड़ा रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसको आगे कर देगा और वो पीछे चला जाएगा। हाँ, ये उसके समय नियंत्रण में नहीं है ना, तो वो कर सकता है। अगर समय नियंत्रण है ना, तो ये गलती कभी नहीं करेगा वो। ये सामाजिक गुणों का विकास है भाई। कौन सा विकास है? सामाजिक गुणों का विकास। ए इसका सही आंसर होगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, एक बालक के विद्यालय देरी से आने पर अध्यापक उसे कड़े शब्दों में निर्देश देता है, अध्यापक द्वारा किस कौशल का विकास किया जा रहा है? ये कह रहा है एक बालक विद्यालय में देरी से, विद्यालय में वो लेट पहुंचा है, तो अध्यापक है ना कड़े शब्दों में निर्देश दे रहा है, मतलब उस बच्चे को डांट रहा है कि आज के बाद विद्यालय नहीं आना या इतना लेट कैसे हो गया। तो निर्देश दे रहा है, अध्यापक द्वारा किस कौशल का विकास किया जा रहा है भाई? जीवन कौशल, सामाजिक कौशल, मानसिक कौशल या स्वास्थ्य कौशल? दोस्तों ध्यान रखना भाई, बालक कहाँ है? विद्यालय में देरी से आया है, और कहीं पर भी देरी से पहुंचना कौन सा गुण कहलाता है आपका? सामाजिक गुण कहलाता है। सामाजिकता सिखाती है कि हर समय पर जो समय आपका तय है ना, उस समय सीमा पर क्या करना है, वहां पर पहुंच जाना है। ये कौन सिखाता है आपको? समाज सिखाता है। ये सामाजिक गुणों का विकास है। तो बालक यदि लेट पहुंचा है और अध्यापक उसको कह रहा है ना कल से टाइम पे आना, या लेट क्यों आया है, कड़े शब्दों में यदि इस बालक को डांट रहे हैं ना, तो वो क्या कर रहा है? ये सामाजिक कौशल का विकास कर रहा है भाई। किस कौशल का विकास कर रहा है? सामाजिक कौशल का विकास कर रहा है। तो देरी से आना किस कौशल के अंतर्गत आता है? सामाजिक कौशल के अंतर्गत आता है भाई। जहां जहां सामाजिक नियमों की बात आएगी ना, वो सारी किस में चली जाएगी? आपके सामाजिक कौशल में। इनमें सिंपल सा याद रखना है, स्वास्थ्य की बात हो रही है तो स्वास्थ्य की, और जीवन कौशल की बात हो रही है, आनंद की बात हो रही है तो जीवन कौशल में, मानसिक क्रिया कराए तो मानसिक कौशल में। तो ये तो कह रहा है बालक विद्यालय में देरी से आ रहा है, लेट आ रहा है, तो उसको जल्दी आना सिखा रहा है। जल्दी आना यानी जल्दी का मतलब ये नहीं टाइम से पहले जाना, समय पर आना सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है आपको? समय पर है, क्योंकि ये प्रवृत्ति है दोस्तों। एक बार किसी बच्चे की आदत पड़ जाती है ना देर से जाने की, तो वो भले कितनी भी कोशिश कर ले, वो क्या पहुंचेगा भाई? देर से ही पहुंचेगा, लेट ही आएगा, कितनी भी जल्दी हो जाए, समय पर कभी भी आना नहीं चाहता। तो एक बार अगर आपके दिमाग में ये आदत पड़ गई ना, तो आप क्या करोगे भाई? हर बार हर जगह पे क्या पहुंचोगे? आप देर से पहुंचोगे। फिर हर जगह पे देर पे जाते जाते ना कभी आपका ना देर के जाने की आदत से बारी बारी क्या हो जाता है भाई? नुकसान हो जाता है। तो कहीं कहीं आपको समय पे पहुंचना भी चाहिए, है ना, समय पे पहुंचना जरूरी है। जैसे रीट का एग्जाम है, आपके लेट जाने की आदत है ना, 12 बजे एग्जाम स्टार्ट हो रहा है ना, आपको 12 बजे पहुंचना पड़ेगा ना, 12:15 बजे पहुंचे ना, तो गेट से गेट में आपको रवाना कर देगा। अगले साल या जब रीट की वैकेंसी है ना, तब वापस आना, अब अंदर आपकी अलाउ नहीं है। तो अब लेट जाने की आदत है तो परीक्षा में भी आप क्या पहुंचोगे? देरी से पहुंचोगे। ये सामाजिक कौशल है दोस्तों। किसका विकास कर रहा है? आपके सामाजिक कौशल का विकास कर रहा है। बी इसका सही उत्तर होगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न, सतत मूल्यांकन के गुण नहीं है। क्या पूछ रहा है ये? सतत मूल्यांकन के गुण नहीं है। सतत मूल्यांकन का मतलब क्या हो गया? वही जो निरंतर मूल्यांकन दोस्तों। तो ये पूछ रहा है उपचार करना, परामर्श देना, कक्षा उन्नति करना या भविष्यवाणी करना। सतत का मतलब क्या होता है? निरंतर। आप प्रतिपल यदि किसी बच्चे का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, प्रतिपल यदि किसी बच्चे का निरीक्षण कर रहे हो, तो उसका किस प्रकार से आप किस चीज का ऑब्जर्वेशन करोगे, किस किस चीज को काम में लोगे, वो कहलाएगा इसका गुण। बात कर रहा है सतत की, व्यापक की बात नहीं की इसने, सतत की बात की है। तो आप निरंतर कर रहे हो ना, उपचार करना। आप निरंतर यदि किसी बच्चे को ऑब्जर्वेशन कर रहे हो और बालक किसी समस्या से ग्रस्त है, तो आप क्या कर दोगे? उपचार कर दोगे कि नहीं कर दोगे? अरे जैसे समझिए कि आपने कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते किसी बच्चे को किताब पढ़ने के लिए खड़ा किया, फिर आपको पता चला कि इसको तो अभी तक किताब पढ़ना ही नहीं आता है, ये उसके लिए क्या होगी? समस्या आपको पता चली, तो अब क्या करोगे? उसको पढ़ाना, किताब पढ़ाना शुरू करोगे ना। अब परीक्षण लेते हैं आप, परीक्षण में वो बालक लिखते ही नहीं,
फिर आपको पता चला कि इसने क्यों नहीं लिखा, फिर आप पता लगा तो आपको पता चला इसको तो पढ़ने ही नहीं आता है। अब ये कक्षा में पता चल गया तो परीक्षा होगी ना, तब तक उसका लेवल थोड़ा बहुत तो बनेगा ना। ये क्या कर दोगे आप, उसका उपचार कर दोगे, परामर्श देना, एडवाइस भी दोगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा क्या दी जा सकती है, एडवाइस दी जा सकती है। एडवाइस का मतलब कैसे, जैसे आपके विद्यालय में कोई बालक है जो अच्छा डांस करता है, जो हर प्रोग्राम के अंदर नृत्य अच्छा करता है, या आपके विद्यालय में ऐसा कोई बालक है जो संगीत या गीत अच्छा गाता है। अब क्या करोगे, आपका ऑब्जर्वेशन दिया ना, फिर आप उसको फ्री में क्या दे दोगे, परामर्श दे दोगे। ये काम कर भैया ना, तुझे डांस अच्छा आता है, तुझे गाना अच्छा आता है, तेरे आसपास में और यदि कोई ऐसा गाना या संगीत सिखाने वाला हो ना, उसे ट्रेनिंग ले ले, तो इसके फील्ड में ना अपना क्या बन सकता है, भविष्य बना सकता है, फ्यूचर बना सकता है, इसमें भी कमाई के अपना ऑप्शन खोल सकता है। ये किसके द्वारा पता चलेगा भाई, सतत के द्वारा पता चलेगा ना। फिर कक्षा उन्नति करना, ये नहीं आएगा दोस्तों। कक्षा उन्नति करना व्यापक के अंतर्गत आता है। व्यापक मूल्यांकन जो होगा ना उसके अंदर आएगा कक्षा उन्नति, कक्षा प्रगति, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की घोषणा करना, ये सारा किसके अंदर आता है, व्यापक मूल्यांकन में आता है। भविष्यवाणी करना, बिल्कुल ये भी किसमें आएगा, सतत में। ये बच्चा फ्यूचर में जाकर के क्या बनेगा, भविष्यवाणी पहले ही कर देते हैं अध्यापक, है ना। क्या करते कि नहीं करते, आप पढ़ते थे, मान लो कि आपने नहीं पढ़ा होगा, बीच बीच में आपकी हालत ऐसी हो रही ना, तो अध्यापक कह देते गारंटी इस साल तो पास नहीं हो सकता, लिख के ले ले मुझसे। ये क्या कर दी उन्होंने, भविष्यवाणी कर दी आपको। देखिए किसके द्वारा कर दी, सतत मूल्यांकन के द्वारा। निरंतर मूल्यांकन कर रहे होंगे, आपकी कोई ऐसी गतिविधि देखी होगी जो अध्यापक को अच्छी नहीं लगी, उसने कह दिया कि इस बार तो पास नहीं हो सकता है, ये भविष्यवाणी कर दी। तो उपचार भी कर सकता है, परामर्श भी दे सकता है और भविष्यवाणी भी कर सकता है। कक्षा उन्नति नहीं कर सकता, इसने यही पूछा भाई नहीं है, तो ये कक्षा उन्नति वाला नहीं है भाई, सी इसका सही उत्तर होगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, सतत मूल्यांकन का गुण है। अब इसने है पूछ लिया है ना, नहीं है, ये पूछ रहा है गुण है, सतत मूल्यांकन का गुण है। निर्देश देना बिल्कुल दिया जा सकता है ना, निर्देश देने का मतलब क्या, सतत मूल्यांकन के द्वारा आपका एक बालक प्रतिदिन आपके विद्यालय में ना गणित के पीरियड में भाग करके चला जाता है, बार बार बाहर जा रहा है, आपने मूल्यांकन किया कि ये बच्चा हमेशा गणित के पीरियड में क्या जा रहा है, भाग करके जा रहा है, पकड़ लिया उसको, क्या दोगे उसको, निर्देश ही तो दोगे कि आज के बाद यदि गणित के पीरियड में कक्षा में नहीं मिला तो खेर नहीं, या नहीं वगैरह वगैरह कुछ भी। कोई बालक 7 दिन से विद्यालय नहीं आ रहा, उसको निर्देश दोगे। अब एक भी दिन अगर घर पे आप विद्यालय के अंदर अब्सेंट रहा या अनुपस्थित रहा तो तुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी दे दी जाएगी। तो ये क्या निर्देश दे रहे हैं। अभिरुचि का पता लगाना, इंटरेस्ट का पता भी सतत मूल्यांकन के द्वारा लगाया जा सकता है। मोटिवेशन देना, बिल्कुल अभिप्रेरणा भी आप किसके द्वारा देते हो, निरीक्षण के द्वारा ही देते हो ना, कि इस बच्चे ने क्या काम किया। आप बच्चे को अंदर गुण देते हो, कॉपी जांचते जाते हैं, वो गुण किसके आधार पर देते हो, निरीक्षण के द्वारा देते हो ना, बच्चे की कितनी अच्छी राइटिंग है, कितना बढ़िया उसने होमवर्क किया है, आप क्या देते हो, गुड़ दे देते हो, है ना। गुड़ देना भी टीचरों को आता नहीं है भाई। गुड़ किसको दिया जाता है, जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो उसको, सारे अध्यापक उसी को गुड़ दे देते हैं जिसकी राइटिंग अच्छी हो, बिल्कुल देनी चाहिए, उसके लिए भी उसको मोटिवेशन मिलना चाहिए। लेकिन हैंड राइटिंग से ज्यादा ना कंटेंट किसने कितना अच्छा लिखा है ना, उस बच्चे को ज्यादा क्या मिलना चाहिए भाई, गुड़ मिलना चाहिए। राइटिंग तो फिर भी हल्की फुल्की होती है, अध्यापक समझ लेगा, लेकिन कंटेंट जिसका अच्छा है ना उसको क्या मिलना चाहिए, गुड़ मिलना चाहिए। तो प्रोत्साहन अभिप्रेरणा देने से पहले भी आप सोचना कि किसको किस प्रकार की आपको अभिप्रेरणा देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। यदि आप हैंड राइटिंग अच्छे वाले को गुड़ दे रहे हो ना, तो फिर जिसका कंटेंट अच्छा है ना उसको वेरी गुड दो। क्या दो भाई, वेरी गुड दो। लेकिन अध्यापक है ना गुड भी उसी को देते थे, वेरी वेरी गुड भी उसको देते थे, और आप लोग खुश हो जाते थे कि हमें गुड मिला रहे। क्या खुश हो गए ना, संजीव पासबुक में से टिप के तो आपने होमवर्क किया है पूरा का पूरा, और केवल आपकी राइटिंग अच्छी, उससे आपको क्या मिल रहा है, गुड मिल रहा है ना। ये अध्यापक आपके साथ में अच्छा नहीं करे ना, ये आपको और गिराने की कोशिश करे, उठाने की कोशिश नहीं कर रहे। हैंड राइटिंग आपकी अच्छी बन गई है, आप कुछ भी लिखोगे तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी रहेगी, क्योंकि शुद्ध उच्चारण का काम है, शुद्ध लेखन का जो काम है ना प्राइमरी स्तर पर किया जाता है। बड़ी कक्षाओं में आने के बाद में ना कंटेंट महत्वपूर्ण होता है राइटिंग से ज्यादा। तो ध्यान रखना भाई, निर्देश अभिप्रेरणा क्या देना है, सोच करके देनी चाहिए। तो ये उत्तर है आपका उपयुक्त सभी डी इसका सही होगा भाई, सारे के सारे गुण हैं इसके। ये रहा आपका अगला प्रश्न, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। अब योगात्मक मूल्यांकन की बात करें भाई, योगात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, और वही योगात्मक मूल्यांकन जो जोड़ करके जो वर्ष में अंत में क्या जाता है, कक्षा उन्नति, कक्षा प्रगति, अंतिम परिणाम की घोषणा करना, सब कुछ, और फेल पास करना इसी के अंदर बताया जाएगा। कक्षा उन्नति भी इसी के द्वारा, कक्षा प्रगति भी इन्हीं के द्वारा दी जाएगी। इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। कक्षा उन्नति और कक्षा प्रगति तो समझते हो ना आप, कक्षा प्रगति किसे कहते हैं, कक्षा उन्नति एक होता है एक कक्षा छोड़ करके दूसरी कक्षा में जाना, और एक होता है कि एक कक्षा के अंदर ग्रुप बने हुए हैं ए बी सी, तो सी से बी में आ जाना या बी से ए में आ जाना, ये दोनों में फर्क है कक्षा उन्नति और कक्षा प्रगति के अंदर। ये देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न, सीसीई के तत्व नहीं है। क्या पूछ रहा है ये, सीसीई का तत्व नहीं है। तत्व का मतलब किस किस को आधार में ध्यान में रख करके सीसीई का मूल्यांकन किया जा सकता है भाई, आधार रेखा मूल्यांकन, ये सीसीई का तत्व है। बालकों के किस आधार पर आप मूल्यांकन ले रहे हो, बालकों का स्तर कितना है, बालकों का लेवल कितना है, ये पता आपको पहला होना चाहिए। ये तो तत्व है। चेक वर्क, इसको डोट लगो। अवलोकन है भाई, अवलोकन के द्वारा तो सतत मूल्यांकन हो ही नहीं सकता, अवलोकन तो मेन पार्ट है इसका। फिर भाई शिक्षण में बदलाव, बिल्कुल सही, आपने पता लगाया और आपको पता चला कि बच्चा नहीं सीख रहा है, तो क्या आप करोगे, शिक्षण में बदलाव करोगे। ये भी सही है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये पूछ रहा नहीं है तो ये चेक वर्क नहीं है दोस्तों, ये सीसीई का तत्व नहीं है, ये सीसीई का एक प्रकार का उपकरण है। चेक वर्क है जो क्या है भाई, एक प्रकार का उपकरण है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों।
ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। ये वापिस पूछ रहा है सीसीई के तत्व हैं, पहले पूछा था नहीं है, इस बार पूछ रहा था हैं। उपकरण, ये भी तत्व भी, कौन से उपकरण का आप चयन करोगे ये जरूरी है। ये पूछ रहा अवलोकन, अवलोकन तो मेन है। प्रारंभिक योजना बनाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे भाई, इसके तत्व कहलाएंगे। सीसीई के तत्व हैं, उपकरण भी हैं, अवलोकन भी हैं, प्रारंभिक योजना बनाना भी है। आधार रेखा मूल्यांकन, प्रारंभिक योजना दोनों एक होती है। सीसीई के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है। क्या पूछ लिया इन्होंने, सीसीई के उपकरण। तो उपकरण का मतलब किन साधनों के द्वारा आप सीसीई का जांच कर सकते हो, सीसीई का पता लगा सकते हो। पहला है अवलोकन। अवलोकन भले ही तत्व के अंदर भी आता है दोस्तों, ये पूछ रहा है अंतर्गत नहीं आता है। अवलोकन तत्व में भी आता है और अवलोकन उपकरण में भी आता है। और उपकरण भी कैसा है, मुख्य उपकरण है अवलोकन। तो अवलोकन के बिना तो सत्य मूल्यांकन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ज्यादातर अध्यापक जो मूल्यांकन करता है ना, देख करके आंखों के द्वारा करता है दोस्तों, बाकी सारा मूल्यांकन बाद में होता है। तो ये मेन है। योजना डायरी ये भी है, दैनिक डायरी ये भी है। ये आधार रेखा मूल्यांकन नहीं है, यह आधार रेखा मूल्यांकन तत्व कहलाता है, इसका उपकरण नहीं कहलाता है। अवलोकन के द्वारा भी कर सकता है। योजना डायरी विद्यालय के अंदर आगामी प्लानिंग क्या है उसके आधार पर ना सतत मूल्यांकन कर सकता है। जो बालकों के पास दैनिक डायरी, जो बालकों के पास में दैनिक डायरी होती है, उसमें भी वो चेक करके देख सकता है कि बच्चे को कौन कौन सा काम मिल रहा है, कौन कौन सा समय पर कर रहा है, घर वाले कितना ध्यान दे रहे, कितना नहीं दे रहे, डायरी में क्या नोट आ रहा है ना, उसके द्वारा भी क्या कर सकता है, वो मूल्यांकन कर सकता है। तो सीसीई के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है, ये डी वाला नहीं आता है, आधार रेखा मूल्यांकन नहीं आता है, ये तत्व के अंतर्गत आता है दोस्तों। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। प्रथम अवधि का प्रथम मूल्यांकन क्या कहलाता है। प्रथम अवधि का प्रथम मूल्यांकन क्या कहलाता है। योगात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन प्रथम, रचनात्मक मूल्यांकन प्रथम, योगात्मक मूल्यांकन द्वितीय या रचनात्मक मूल्यांकन द्वितीय। तो दो अवधियां मैंने पहले आपको बता रखी थी ना, ये चीज थोड़ा समझ भी लीजिए। दो अवधियां मैंने पहले ही बता रखी थी। एक तो आपकी होगी प्रथम अवधि और ये हो गई भी आपकी द्वितीय अवधि। दो अवधियां हो गई। इसके अंदर भी पहला मूल्यांकन रचनात्मक होता है, दूसरा भी रचनात्मक होता है, अंतिम वाला योगात्मक होता है। ये द्वितीय अवधि का जो पहला मूल्यांकन होगा ये भी कैसा होगा आपका, रचनात्मक होगा। ये भी कैसा होगा आपका, रचनात्मक होगा। और अंतिम वाला कैसा होगा आपका, योगात्मक होगा। इसको तो कहते हैं पहला, इसको कहते हैं दूसरा। ये योगात्मक मूल्यांकन पहला, अब रचनात्मक मूल्यांकन दूसरा यहाँ हो गया ना, तो ये रचनात्मक मूल्यांकन तीसरा कहलाएगा, ये रचनात्मक मूल्यांकन चौथा कहलाएगा। और ये पहला योगात्मक मूल्यांकन यहाँ पे हो गया, तो ये योगात्मक मूल्यांकन दूसरा कहलाएगा। इसी को हम कहते हैं भाई FA1, इसी को हम कहते हैं भाई FA2, इसको हम कहते हैं SA1, इसको हम कहते हैं FA3, क्योंकि दो यहाँ हो गए ना, यहाँ पे तीसरा आएगा। इसको हम कहते हैं भाई FA4 और इसको हम कहते हैं SA2। इसका जो अंकवार होता है वो होता है आपका 10%, इसका जो होता है वो भी होता है 10%, इसका जो होता है वो होता है 30%। इसका अंकवार होता है भाई, इसका भी 10%, इसका भी अंकवार होगा आपका 10%, इसका भी अंकवार होगा आपका 30%, सॉरी लास्ट वाले का कितना होगा, इसका ऐसे का 30%। दोनों अवधियों का कुल पूछे तो 50-50% की दोनों अवधियां होती है दोस्तों। कितनी अवधि होती है, 50-50%। तो 10-10% के रचनात्मक, सिंपल सा याद है, रचनात्मक रचनात्मक योगात्मक, रचनात्मक रचनात्मक योगात्मक, पहला दूसरा पहला, तीसरा चौथा दूसरा, ऐसे बना दो। 10-10-30, 10-10-30, तो स्वतः से आपको याद है। फिर कुछ भी कैसा भी प्रश्न आपको घुमा करके पूछे उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रथम अवधि का प्रथम मूल्यांकन क्या कहलाता है। भले ही घुमा दी होगी बात, ये देख लो, ये प्रथम अवधि ये रही आपकी। प्रथम अवधि का पहला मूल्यांकन कौन सा हो रहा है, रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। रचनात्मक कैसा, प्रथम वाला। उत्तर दे दो ना, सब कहाँ है, रचनात्मक मूल्यांकन प्रथम, ये वाला क्या हो जाएगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है। आगे वाला प्रश्न देखिए, द्वितीय अवधि का द्वितीय मूल्यांकन क्या कहलाता है। फिर से इसने भाषा चेंज कर दी, दूसरी अवधि का दूसरा मूल्यांकन क्या कहलाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन द्वितीय। देखो भाषा में उलझा दिया ना आपको, ये कहला रहे द्वितीय अवधि का द्वितीय मूल्यांकन क्या कहलाता है। आपको पता है कि हर अवधि के अंदर दो रचनात्मक मूल्यांकन होता है। पहला नंबर पे मूल्यांकन रचनात्मक आता है, दूसरे नंबर पर रचनात्मक आता है ना। इसकी सुविधा के लिए एग्जामिनर ने भी आपके लिए ऑप्शन कौन सा दे दिया, पहले नंबर पे रचनात्मक मूल्यांकन द्वितीय, क्योंकि यहाँ पे भी द्वितीय दे रखा है और आपको पहले पता है कि पहले और दूसरे नंबर पर रचनात्मक मूल्यांकन ही आते हैं। तो बालक को चाहता है कि बालक इसको क्या कर दे, सही कर दे, इसलिए पहले नंबर पर दे दिया रचनात्मक मूल्यांकन द्वितीय। ये नहीं होगा दोस्तों, रचनात्मक मूल्यांकन द्वितीय, रचनात्मक मूल्यांकन चतुर्थ, योगात्मक मूल्यांकन द्वितीय या रचनात्मक मूल्यांकन तृतीय। ये पूछ रहा है द्वितीय अवधि का द्वितीय मूल्यांकन कौन सा होता है। अब यह द्वितीय अवधि देखिए, द्वितीय अवधि ये रही। द्वितीय अवधि का जो द्वितीय मूल्यांकन होगा ना, वो कौन सा होगा आपका, रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन कौन सा होगा, चतुर्थ। यहां पर दे रखा है क्या, रचनात्मक मूल्यांकन चतुर्थ, ये होगा भाई FA4 वाला, ये इसका सही आंसर होगा। ये द्वितीय वाला नहीं होगा। इसलिए प्रश्नों को पहले साफ पढ़ना सीखो। जब तक प्रश्नों को साफ पढ़ना नहीं सीखोगे ना, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे उत्तर क्या देना है। अब ये देखिए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि SA2 से पहले कुल कितने FA होते हैं।
SA2 से पहले कुल कितने FA होते हैं। अब देखिए दिमाग क्या लगाएंगे लोग कि दो अवधियां बना रखी है ना आपने, अब SA2 से पहले कितने होते हैं, एक रचनात्मक मूल्यांकन इधर हो गया, एक रचनात्मक मूल्यांकन इधर हो गया, कितना हो जाएगा आपका 2। तो लोग यही सोचेंगे SA2 से पहले 2 होते हैं, लेकिन पूछ क्या रहा है, देखो ये पूछ रहा है SA2 से पहले कुल कितने FA होते हैं। ये देखिए आपका ऐसे, ये SA2 ये रहा, ये SA2 ये रहा, कुल कितने, ये तो 2 हो रहे हैं, लेकिन ये तो पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा भाई एक अवधि में कितने होते हैं, ये तो पूछ रहा है कुल कितने होते हैं। कुल तो एक, ये भी हो रहा है, 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 तीनों SA2 से पहले ही हो रहे हैं, तो ये पूछ रहा है कुल कितने हो रहे हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा दोस्तों। प्रथम अवधि के दोनों और दूसरे प्रथम अवधि के भी दोनों मिलाकर के कितने होंगे जाएंगे 4। 2 मत कर देना, ऐसा मत कर देना भाई SA1 से पहले भी 2 रचनात्मक हो रहे हैं, SA2 से पहले भी 2 हो रहे हैं। ये पूछ रहा है SA2 से पहले कुल कितने FA होते हैं, कुल तो 4 होते हैं भाई, या पूछ रहे ऐसे 1 होता है, SA2 से पहले 1 ऐसे, और टोटल कितने हो जाएंगे आपके 4। ये 2 मत कर देना, बाकी प्रश्न उत्तर गलत हो जाएगा आपका। अब देखिए प्रथम अवधि के प्रथम मूल्यांकन का अंक भार द्वितीय अवधि के अंतिम मूल्यांकन के अंक भार से 2 गुना अधिक होता है, 1 गुना अधिक, बराबर, या 2 गुना कम होता है ना। बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। कितना प्रश्न पूछा बोल लो, प्रथम अवधि के प्रथम मूल्यांकन का अंक भार द्वितीय अवधि के अंतिम मूल्यांकन के अंक भार से। अब देखिए पहले एक एक चीज को लिखिए, प्रथम अवधि के प्रथम मूल्यांकन का अंक भार, ये आपकी प्रथम अवधि होगी, इसका प्रथम मूल्यांकन कौन सा हो रहा है, रचनात्मक मूल्यांकन प्रथम हो रहा है, इसका अंक भार कितना है 10% है। अब ये पूछ रहा है भाई अंक भार द्वितीय अवधि के अंतिम मूल्यांकन, यानी कि दूसरे मूल्यांकन की अंतिम का मतलब कौन सा हो जाएगा आपका योगात्मक भी कौन सा SA2 वाला हो रहा है, SA2 का अंक भार कितना हो रहा है 30%। अब ये कह रहा है प्रथम अवधि के प्रथम मूल्यांकन के अंक भार यानी 10%, द्वितीय अवधि के अंतिम मूल्यांकन के अंक भार से इस 30% से अंक से 2 गुना अधिक है, 2 गुना अधिक का ये प्रथम मूल्यांकन का अंक भार, इसके बारे में पूछ रहा है। अगर ऐसा पूछा था ना द्वितीय भाव पहले होता और प्रथम भाव में तो उल्टा हो जाएगा। ये क्या पूछ रहा है प्रश्न, प्रथम अवधि के प्रथम मूल्यांकन का अंक भार, आपको उत्तर इसका देना है, द्वितीय अवधि के द्वितीय मूल्यांकन के अंक भार से ये पूछा है, तो उत्तर इसका आएगा। प्रश्न अगर ऐसे पूछता ना द्वितीय अवधि के अंतिम मूल्यांकन का अंक भार प्रथम अवधि के प्रथम मूल्यांकन के अंक भार के बराबर, तो फिर इसका उत्तर आता। पहले पकड़ना इस चीज का, तो प्रथम मूल्यांकन अपने 10% है। ये पूछ रहा भाई 2 गुना अधिक होता है, 2 गुना अधिक तो हो रहा है, लेकिन यदि ये योगात्मक मूल्यांकन यहां दिया होता ना तब इसको 2 गुना सही करते। ये पूछ रहा 2 गुना अधिक होता है, नहीं होगा दोस्तों, 2 गुना अधिक नहीं है। ये देखो 10%, 2 गुना अधिक तो ये योगात्मक है। पूछ किसका रहा है आपको, रचनात्मक के बारे में पूछ रहा है ना, ये 2 गुना अधिक नहीं होगा, इससे 2 गुना कम होगा। क्या हो जाएगा आपका 10 1 गुना है, ये 10 1 गुना है, ये 10 1 गुना है, मतलब इन दोनों को जोड़ दो, ये जो है ना 10 गुना अधिक है। ये पूछ रहा है प्रथम अवधि के प्रथम मूल्यांकन का अंक भार कितना है, मतलब इतना अंक भार पूछ रहा है इसकी तुलना में, तो ये 2 गुना अधिक नहीं होगा दोस्तों, 2 गुना कम होगा। क्या होगा आपका 2 गुना कम, 1 गुना अधिक भी नहीं होता, बराबर भी नहीं होता है, 2 गुना कम होता है। लेकिन प्रश्न यदि उल्टा होता ना पूरा का पूरा, कैसे होता, जैसे पूछता भाई द्वितीय अवधि के अंतिम मूल्यांकन का अंक भार प्रथम अवधि के प्रथम मूल्यांकन के अंक भार से, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाता 2 गुना अधिक होता है ना। पहले मैंने कहा ना पहले प्रश्न को समझो, प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है ना तब तक हाथ भी मतलब ऐसे मत कर देना भाई इसका 10 है इसका 30 है तो 2 गुना अधिक है ना, फटाक से आपने देखो ऑप्शन भी पहले नंबर पे ही है ना, तो आप आराम से सही भी कर दोगे कि हाँ ये सही होगा। ऐसा कभी भी गलती मत करना, पहले प्रश्न को समझना, जब तक प्रश्न समझ में नहीं आया तब तक ऑप्शन के हाथ मत लगाना दोस्तों। ये देख रहे भाई एक सत्र में कुल रचनात्मक मूल्यांकन का अंक भार होता है, एक सत्र में कुल रचनात्मक मूल्यांकन कितने होते हैं 4 होते हैं। एक रचनात्मक मूल्यांकन का अंक भार कितना है भाई 10%, कितना है भाई 10%। ये पूछ रहा है एक सत्र में कुल रचनात्मक मूल्यांकन 4 हो रहे हैं, एक का 10 है, टोटल कितना हो गया आपका 40%। ये ए वाला उत्तर इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक अवधि में कुल योगात्मक मूल्यांकन का भार होता है, अब 60% मत कर देना, इसने सत्र नहीं पूछा है, क्या पूछा है अवधि पूछी है ना। कुल शब्द तो इसलिए लगाया कि आप क्या हो जाओ कंफ्यूज हो जाओ, किसने योगात्मक का कुल पूछ लिया मतलब दोनों का पूछ रहा दिखता है, बाकी योगात्मक एक ही होता है ना, वो भाषाएं बदल सकता है। ये पूछ रहा है एक अवधि में कुल योगात्मक मूल्यांकन, अरे एक अवधि में एक ही योगात्मक मूल्यांकन होता है, उसका अंक भार कितना होता है 30। इस कुल को देख करके आप 60% सही मत कर देना, 60% नहीं, ए सही होगा इसका 30%। देख लो कितना बारीक बारीक ध्यान रखना पड़ता है। एक सत्र में
योगात्मक एवं रचनात्मक मूल्यांकन का अनुपात होता है। क्या पूछ रहा है भाई, एक सत्र में, यह प्रश्न पहले भी आया है। पहले किसका पूछ रहा है, योगात्मक का, लिख दो अलग, योगात्मक वाला पहले आएगा। दूसरे नंबर पे किसका पूछ रहा है, रचनात्मक का आएगा। योगात्मक कितना होता है, 60% का होता है दोस्तों। रचनात्मक कितना होता है, 40। इनको काट दो, 2 के पावड़े से और काटेंगे 3 अनुपात क्या आ जाएगा आपका, 2 उत्तर सही आ जाएगा। किताबों में लिखा हुआ मिलता है आपको 2:3, वो ऐसे लिखते हैं रचनात्मक और योगात्मक का अनुपात होता है 2:3। उससे कोई लेना देना नहीं है। पहले प्रश्न पढ़ो, योगात्मक रचनात्मक दे रखा है तो 3:2 आएगा, रचनात्मक योगात्मक दे रखा है तो 2:3 आएगा। इसने 3:2 दे रखा है तो इसको सही करना है आपको। किसको सही करना है, बी को। एक सत्र में योगात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन का अनुपात होता है 3:2। एक प्रश्न देखिए वापिस, एक सत्र में रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन का अनुपात होता है, सेम प्रश्न कैसे आ गया वापिस, एक सत्र में। यह नहीं पूछा दोस्तों, इसका मतलब ये ना, एक में तो एक सत्र की बात कही थी और एक में ना, इस प्रश्न के अंदर सत्र ना होकर के क्या हो जाएगा आपका, एक अवधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, एक अवधि। देखते हैं अवधि वाला ये सही है या पहले वाला सही है। एक अवधि में रचनात्मक, और अवधि में भी वही होगा, रचनात्मक होगा आपका 2% और योगात्मक कितना हो जाएगा 3, क्योंकि एक अवधि के अंदर जो रचनात्मक होता है ना वो तो होता है आपका 20 और योगात्मक होता है आपका 30। 0 से 0 काट दोगे तो 2:3 बच जाएगा दोस्तों। रचनात्मक योगात्मक पूछा 2:3, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना, ऊपर मैंने अवधि लिखा है, सत्र की जगह पे ना अवधि लिख देना, दोनों की जगह पे सत्र लगा दिया था। अब देखिए अगला प्रश्न, एक बच्चे से 61 से 71 अंक प्राप्त करने वाले बालक का ग्रेड होगा ना, कितने है ना गोते लगाते फिर इसका उत्तर नहीं आएगा। यदि आपको ग्रेडिंग प्रणाली बनानी नहीं आती है तो, है ना, मर जाओगे तो भी इसका उत्तर नहीं निकाल सकते कि 61 से 71 नंबर आए तो इसका नंबर क्या होगा। ग्रेडिंग प्रणाली बनानी मैंने पहले आपको सिखाई थी, है ना। अगर आ जाए ना फटाक से बना देना, कोई टाइम नहीं लगता है। बनाए अभी देखिए 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40। 100 वाली गिनती कहाँ से शुरू होती है, लिख दो यहाँ पे 91। 90 वाली कहाँ से शुरू होती है, 81 से। 80 वाली कहाँ से होती है, 71 से। 70 वाली 61 से। 60 वाली 51 से। 50 वाली 41 से। अब यहाँ पे 40 वाले के सामने ना 33 लिखना, क्योंकि पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। ये वाला होगा आपका A+, ये वाला होगा A, ये होगा आपका B+, ये होगा आपका B, ये होगा आपका C+, ये होगा आपका C, और ये हो जाएगा आपका D। ये कितने नंबर पूछ रहा है देख लीजिए, ये पूछ रहा है 61 से 70 नंबर आए। देखो 61 से 70 कहाँ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं भाई 61 से 70। कौन से पे आ रहे हैं, B पे आ रहे हैं। सही उत्तर कर दो फटाक से, ये B। बाकी इतना आप याद भी नहीं रख पाओगे क्या है और क्या नहीं है, पता ही नहीं चलेगा यदि ग्रेडिंग प्रणाली आपको बनानी नहीं आती। तो मैंने पहले वाले वीडियो में भी ग्रेडिंग प्रणाली बनानी आपको सिखा रखी है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, डी ग्रेड के अंतर्गत आता है। डी ग्रेड के अंतर्गत आता है। डी ग्रेड किसी को मिला तो कितने आएंगे, 33 से 40, 20 से 32, 20 से कम। यहाँ भी बना दो, क्या टाइम लग रहा है, वापस वहां से जाने की जरूरत नहीं है, या बना दो, 2 मिनट लग रहा है। 100, 90, 80, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, यहां तक बनाओ, फिर आगे के बाद में देखेंगे। ये इतना ही पूछ रहे हैं, यहाँ पे डी आगे फिर आगे जाना ही क्यों आपको। अरे 91, 81, 71, 61, 51, 41 और अंत में क्या हो जाएगा आपका 33। A+A, B+B, C+C और ये हो गया आपका D, और 33 से 40 वाला होगा ये आपका, ऐसा ही हो गया उत्तर। कोई टाइम नहीं लग रहा है, बना देना है ना। राजस्थान में ग्रेडिंग प्रणाली चलती है कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 4 तक, कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 10 तक। मैंने आपको बता दिया कक्षा 1 से 8 तक चलती है भाई ग्रेडिंग प्रणाली। कहाँ चलती है, कक्षा 1 से 8 तक, लेकिन CCE चलता है 1 से 5 तक। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, राजस्थान में ग्रेडिंग प्रणाली में A+ का अर्थ होता है दोस्तों, राजस्थान में 3 चलती है भाई। एक तो चलता है आपका A+, एक चलता है B और एक चलता है C। इन तीनों का अर्थ, अरे बहुत बात किताबों में आएगा आपके ना, कई किताबों में मिलेगा 6 रचनात्मक मूल्यांकन, 3 योगात्मक मूल्यांकन। राजस्थान में कुछ नहीं है, फर्जी बातें सब भूल जाना, याद नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे रचनात्मक मूल्यांकन हर साल चेंज होते हैं। यहाँ पे ग्रेडिंग प्रणाली कितनी बार चेंज हो गई है, तो राजस्थान की ग्रेडिंग प्रणाली आपको एग्जाम में कोई पूछी भी नहीं गई है और न पूछी जाएगी। केवल याद रखना CBSE वालों की, है ना। एक सत्र में 93 भी यदि किसी का याद रखना है तो किसका याद रखना है आपको, CBSE का। ग्रेडिंग प्रणाली भी याद रखनी किसकी रखनी है आपको, CBSE की। गारंटी राजस्थान की नहीं पूछी जाएगी। राजस्थान की ग्रेडिंग प्रणाली के अंतर्गत A+ आता है। ये A+ का मतलब क्या है, स्वतंत्र रूप में बालक, अपेक्षित रूप में बालक या पूर्ण अपेक्षित रूप में बालक। तो दोस्तों ध्यान रखना, जहां पे A+ है ना, इसका मतलब हो गया बालक स्वतंत्र है, उसको टीचर की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ रही है, वो चाहे जो कर सक रहा है। अपेक्षित रूप में बालक ये B है, इसको कभी कभी अध्यापक की जरूरत पड़ती है। और ये पूर्ण रूप से अपेक्षित बालक, इसका जिसका C ग्रेड है ना, तो समझना ये भी पूर्ण रूप से किस पर निर्भर है, अध्यापक पर निर्भर, ये कुछ भी नहीं कर सकता है। इसने पूछा भाई A+ का अर्थ है, A+ का अर्थ आपके यही है, स्वतंत्र रूप से बालक। किस रूप में भाई, स्वतंत्र रूप में बालक। A इसका सही उत्तर होगा। ये देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान में ग्रेडिंग प्रणाली के अंतर्गत A+ का अर्थ है। वापिस ये प्रश्न कैसे आ रहा है भाई, A+ का अर्थ है, इधर भी A+ का अर्थ है।
चलो कोई बात नहीं ना, ए प्लस का अर्थ स्वतंत्र रूप से बालक है। यहाँ पे ए प्लस की जगह पे ना थोड़ा सा बदल करके दूसरा लगा दो ना, आप बी लगा करके देख लेना, बी का मतलब हो जाएगा आपके अपेक्षित रूप से बालक। ये मैंने वैसे समझा दिया आपको। अपेक्षित रूप में बालक हैं, किसी के ऊपर ऑप्शन आ गया अपेक्षित रूप में बालक है, ए प्लस बी या ए। पहले तो ए प्लस को तो काट दो, ए का मतलब स्वतंत्र बालक, बी प्लस अपने होते ही नहीं है, काट दो, ए होते ही नहीं है, ए प्लस ही हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी। अपेक्षित रूप में बालक यानी कभी कभी यदि अध्यापक की जरूरत पड़ रही है ना उसके, वो किसके अंदर आएगा आपके बी के अंदर। ये रहा आपका लास्ट प्रश्न आज का, कि पूर्ण रूप से अपेक्षित बालक होगा, 100% अपेक्षित बालक होगा, कौन सा होगा, सी वाला। अभी बताया ना मैंने भाई, ए प्लस बी और सी ये 3 बालक हैं। ए का मतलब स्वतंत्र बालक, बी का मतलब अपेक्षित बालक और सी का मतलब पूर्ण रूप से उपेक्षित बालक। 100% है ना अपेक्षित है ना, पूर्ण रूप से निर्भर बालक, कौन सा उपेक्षित लिख देना, निर्भर बालक 100%, कौन सा हो जाएगा आपके सी के अंदर जो सी वाला ऑप्शन है ना, वो क्या होगा आपका सही होगा दोस्तों। तो ये हो गए आज अपने कितने प्रश्न हो गए भाई, 800 प्रश्न हो गए। कितने प्रश्न हो गए, 800। अब धीरे धीरे समय कंट्रोल में आ रहा है, अपन एक घंटे के अंदर है ना लगभग 50 प्रश्न निपटाते जा रहे हैं। तो 1-2 दिन अपने और ट्राई करेंगे, जब तक 50 बिल्कुल लेवल अगर बनता हुआ रहा ना, मैं तुरंत जंप मार के ना सीधा मार दूंगा 20+ प्रश्नों का ना, 70 प्रश्न लाएंगे एक घंटे में। अरे करवा देंगे 2100 प्रश्न। आपके जिस दिन एग्जाम होगा ना, उस एग्जाम से पहले मैं आपको 2100 प्रश्न करवा दूंगा। भले है ना डेट आगे चली गई हो या भले आपके डेट पास में जाना, 5 दिन पहले बाद भी एग्जाम होगा ना, मुझे कहोगे 2100 प्रश्न करवाना, तो करवा देंगे 200 करके एक दिन में। लेकिन 2100 प्रश्न आपके हो जाएंगे। ये 2100 प्रश्न होते ही साथ साथ में बहुत जल्द मैं आपकी ना थ्योरी की क्लासेस शुरू करने वाला हूं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये जो मेरे ऑफलाइन कोर्स चल रहे हैं वो बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। जैसे ही ऑफलाइन कोर्स बंद होते हैं और मैं सीधा का सीधा आपको थ्योरी पढ़ा दूंगा, पूरी की पूरी परफेक्ट थ्योरी, हर सब्जेक्ट की, एसएसटी की पढ़ा दूंगा आपको, रीड फर्स्ट लेवल साइंस मैथ्स वालों की सारे टॉपिक वाइज क्लियर के साथ में। और उनके साथ में कोशिश करूंगा भी वो प्रश्न भी आ जाएं जो पहले भूतपूर्व की परीक्षा में आ चुके हैं, पहले की परीक्षा में आ चुके हैं। तो कोई दिक्कत रहने की जरूरत नहीं ना, शिक्षण वीडियो के नाम से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा कंटेंट मैं आपको यहाँ दिला दूंगा, यानी सारी की सारी किताबें भी आपको यहीं मिल जाएगी, कहीं नहीं जाना है। तो जितना भी पढ़ना है यहाँ पे पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। मेरी तरफ से आपको मंगलमय कामनाएं। मिलते हैं अगली बार अगले 50 प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए भाई राधे राधे।